साइंस 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 आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट जब प्रशांत भैया साइंस पढ़ाते हैं तब तो भैया मजा आ जाता है ना। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और आपने पिक्चरों में वो लाइन तो सुनी होगी ना कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, है ना। तो वही लाइन, एक शब्द है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही लाइन तुमसे बोल रहा है कि मुझे छोड़कर अगर तुम जाओगे तो बेटा बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, है ना। क्योंकि आपको पता है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हर बार सवाल रिपीट होते हैं और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम पूरे जोश, पूरी मोटिवेशन, पूरी एनर्जी और एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ करने वाले हैं। 33 टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइंस के, पूरी साइंस के, कंप्लीट साइंस के। सबसे पहले माफी, 5 से 6 मिनट लेट हूं, लेट ओपी करना बंद कर दो, कृपया करके बंद कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट कि भाई प्रशांत भैया आ गए हैं, 5 मिनट लेट हुए हैं, कोई बात नहीं, बट आ तो गए हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। सबको भेज दो, बुला लो बुला लो बुला लो, फोन मिला दो, फोन मिला दो कि हाँ भाई जल्दी आ जाओ यार, प्रशांत भैया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट होने वाला है, जल्दी। और कमेंट के अंदर जोश मीटर कमेंट कर दो कि भैया 100 में से कितना है जोश, है या नहीं है, है या नहीं है। ये रिकॉर्डिंग रहेगी, लाइव क्लास लेते हो तो बेस्ट है ना। उसके बाद रिकॉर्डेड तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाता है, वो अलग चीज है ना। बताओ जोश मीटर कैसा है ना। एक बच्चा पूछ रहा भैया ये लाइव है या रिकॉर्डेड। बेटा रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है बेटा, है ना, ये रिकॉर्डेड है। लाइव में क्या होता है ना, लाइव में तो मैं अगर तुम लाइव क्लास लोगे मेरी, मैं तो तुम्हारे घर आ जाता हूं और तुम्हारी कॉपी पेन लेके तुम्हें वहां पर सवाल कराता हूं, ठीक है। तो रिकॉर्डेड है। कैसी बात करते हो यार, ठीक है। चलो, जोश एकदम हाई। ये एक बच्चा लिख रहा है 0 है जोश, इसको पकड़ूंगा आज मैं, बेटा पकड़ूंगा, ध्यान रखना। किसी का जोश कम दिख गया ना, तुम्हें पता ही है प्रशांत भैया घर आ जाते हैं, फिर पता भी नहीं चलता। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं, समय की थोड़ी बहुत कमी है ना। तो बातचीत कभी और कर लेंगे, थोड़ा बहुत है ना, समय की हमारे पास आज कमी है, हमें थोड़ी जल्दी करनी है और बहुत सारे सवाल लगाने हैं। आपको पता है कि हमने 77 सवालों को प्रैक्टिस करा था। किसने 77 सवालों को प्रैक्टिस करा था मेरे साथ? उन 77 एमसीक्यूज को आपने प्रैक्टिस करा और उसके बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बट वो जो वीडियो थी उसकी कमेंट में सबसे बड़ा डाउट ये था कि भैया एमसीक्यूज की तो प्रैक्टिस हो गई, बट अब ये बताओ कि वो जो 3 मार्कर 5 मार्कर, ये जो 3 मार्कर 5 मार्कर केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्कर होते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करा दो यार। तो मैंने बोला कि यार तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो लो यार, फिर आ गया हूं तुम्हारे साथ, है ना, तुम्हारी सेवा में लगा हुआ हूं। कल रात को 3 बजे तक बैठ के ये सारी स्लाइड्स बनाई है, सारे क्वेश्चंस को ढूंढा है, पिछले 10 साल के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा और उनमें से एनालिसिस करा कि ये वाला क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है। ऐसे बनाए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा गया, नहीं, ये वो क्वेश्चन है जो कि पिछले 10 साल के अंदर 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं और इस साल आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तुम्हें पता ही है प्रशांत भैया जब आते हैं तो एकदम बेहतरीन एनालिसिस करके आते हैं, एकदम डीप डाउन करके आते हैं। तो वही तो मेरे साथ सवाल सॉल्व करने के लिए बेटा तैयार हो जाओ एकदम जोश के साथ। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। और यह सवाल कम से कम नहीं तो 3 बार पिछले 10 साल के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या ये हमारे साल में भी रिपीट हो सकता है? देखो मैं अभी फोन मिला के पूछ नहीं सकता सीबीएसई वालों से या फिर तुम्हारा जो भी बोर्ड है कि रिपीट हो गया नहीं होगा, बट मुझे इतना पता है कि बहुत बार रिपीट हुआ है, तो शायद इस साल भी हो जाए। देखो भाई पहला सवाल, फटाफट देखें सवाल। हम लगातार सॉल्व करने चलते हैं बेटा। ये फिर तुम भाई, अरे मेरे दोस्त, ये जो तुम लाइव चैट में पैसे देते रहते हो, ये मेरे को मत दिया करो, है ना। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, है ना, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, किसी और की मदद कर दो। तुम्हें पता है प्रशांत भी यहां पर खड़े होके तुम्हें पढ़ाने में इतनी खुशी मिलती है, जिस दिन पैसों की जरूरत होगी खुलने में आके मांग लूंगा तुमसे, टेंशन मतलब मत भेजो, आ जाओ। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल? क्या कलर होता है और जब इसे हम हीट करते हैं तो कलर कैसे बदलता है? बताओ, किस किस को आता है? कैसा कलर होता है? ग्रीनिश कलर का होता है फेरस सल्फेट। एक्टिविटी का सवाल है, देखो पहले ही सवाल एक्टिविटी का है। और जब हम उसे हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट? बताओ किस में कन्वर्ट हो जाता है? बताओ, अरे बोलो यार। हाँ बहुत बढ़िया। इसका जो कलर है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, येलोइश बोल लो या पेल व्हाइट बोल लो या फिर आप कलरलेस तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, अभी इसका पूरा आंसर दिखा दूंगा अगली स्लाइड पे। अगला देखो, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अगर हम फेरस सल्फेट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करें तो क्या बनेगा?
अब देखो ये 2 सवाल हैं, ये 5 नंबर का सवाल पूछा गया था। अब देखते हैं इसका आंसर, क्योंकि आज ना मैं तुम्हारे लिए आंसर भी लिखकर लेकर आया हूं। उससे क्या फायदा होगा, उससे तुम्हें यह पता चलेगा एग्जाम के अंदर आंसर्स को लिख के कैसे आना होता है। तो देखो पहली चीज क्या है कि आपका पहले तो होता है ग्रीन, है ना, ग्रीन होता है, फिर उसका कलर क्या, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है बेटा फेरिक ऑक्साइड। किसमें बदल जाता है वो, फेरिक ऑक्साइड में। देखो ये रिएक्शन दिखा देता हूं, FeSO4.7H2O। जब आप इसको हीट करोगे तो किसमें बन जाएगा, अगर मैं इसको नॉर्मली हीट करूंगा, अगर मैं FeSO4 के जो क्रिस्टल्स हैं उनको पकड़ के हीट करूंगा तो जितना भी पानी है ना वो पानी उड़ जाएगा, सिर्फ FeSO4 का क्रिस्टल बचेगा। अब दूसरे सवाल में था कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा हीट करूंगा, बहुत तेजी से हीट करूंगा तो क्या होगा। जब मैं इसको बहुत ज्यादा तरीके से हीट करता हूं, ये लेक्चर में बताया भी था कि वो किस में बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखो, फेरिक ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलती है, 2 गैसेस निकलती हैं, SO2 और SO3। याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। अरे क्लियर है क्या, अरे बोलो यार, क्लियर है, क्लियर है। पहला सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 5 नंबर के बीच में पूछा जा सकता है, क्लियर है क्या, बताओ। 2 गैसेस निकलती हैं, दोनों गैसेस के नाम भी याद रखना है, ये दोनों गैसेस को याद रखना है, SO2 SO3, इस पे भी सवाल आ सकता है। ये था हमारा पहला सवाल, क्लियर। अगर क्लियर तो ओके लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कि भैया एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा पहला सवाल था। अब इससे हमें सीखने को क्या मिला कि क्वेश्चन कभी कभार घुमाकर पूछा जाता है। कैसे, देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछा जाता है ना, कि क्वेश्चन में पहले में बोला कि जब हमने जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब हम नॉर्मली हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी हट जाएगा। और दूसरे सवाल में पूछा जब इसे हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, देखो स्ट्रांगली जब हम इसे बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे घुमाकर भी सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 बार पूछा गया, शायद इस बार भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, खोलोगे, ज्वाइन करोगे, पीडीएफ वहां मैं लेक्चर के बाद डाल दूंगा। चलिए, अरे अपने दोस्तों को बुलाओ यार, 10,000 स्टूडेंट करते हैं फटाफट से, 10,000 स्टूडेंट करते हैं, है ना भैया। 9 बजे शोभित भैया की क्लास है यार, उसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ, यही टाइम मिला था। अब अगर शोभित भैया थोड़ा बहुत लेट कर दें क्लास तो देखते हैं। आ जाओ, अगला सवाल। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार आया प्रीवियस ईयर में। बताएं, एक बच्चा लिख रहा है कोई पबजी खेलेगा क्या। बेटा बहुत बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे, बहुत ज्यादा। आ जाओ। अ स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, एक पिछले लेक्चर में ट्रिक बताई थी। मायोपिया मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे दूर से टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं दिखता, तो मायोपिया क्या होता है, जिसमें कि आपको दूर का नहीं दिख पाता। आगे देखते हैं क्या बोला है, देख नहीं पाता दूर का, बियॉन्ड 5 मीटर। लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच दिस डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव अराइजन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। मायोपिया क्यों होता है, 2 रीजन एनसीईआरटी के अंदर लिखे, डायग्राम भी बताए, पता है ना क्या हुआ था। मायोपिया में होता क्या है, 2 रीजन होते हैं। जो आपका आई लेंस है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा मुड़ जाता है, वो कन्वर्ज कर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट रेज होती है ना, वो रेटिना से पहले, मान लो यहां रेटिना है, रेटिना से पहले ही लाइट रे कन्वर्ज हो जाती हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है। एक और रीजन था कि जो आपकी आई बॉल है ना, वो आई बॉल लंबी हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है। जब आई बॉल एलोंगेट हो जाती है तो रेटिना भी एलोंगेट हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपकी इमेज बनती है यहां पर, बट इमेज बननी चाहिए यहां पर। याद आ रहा है, याद आ रहा है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखो, इसके 2 डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं भैया, बार बार पूछे गए हैं तो याद रखेंगे। पहला क्या है, पहला है हमारा रीजन इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस। जो हमारा लेंस है उसके कर्वेचर में ना थोड़ा बहुत इंक्रीज आ जाता है, वो मुड़ जाता है, उससे क्या होता है, लाइट रेस पहले ही कन्वर्ज कर जाती हैं। और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन दी लेंथ ऑफ आई बॉल। बोलो यार हाँ या ना, बहुत सिंपल। अरे ये तो बहुत सिंपल था यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये तो बड़ा सिंपल सवाल यार, भैया क्या बेहयात सवाल उठा के लेके आए हो। देखो आज मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, आज मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं। जो आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं ना स्कूल ट्यूशन के अंदर कि बोर्ड विल बी वेरी टफ, मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैं अपने मन से सवाल नहीं उठा के लाया, मैं ये सवाल उठा के लाया हूं, 2 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, देख लो। इज इट टफ, क्या ये टफ है, ऐसे सवाल पूछने। तुम डरते रहते हो कि यार भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, बस। अरे चलो रे आगे आ जाओ। अगला सवाल, डिफाइन एक्सक्रीशन। लो भाई, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पूछ रहा है, बताओ। इतना सिंपल, एक्सक्रीशन क्या होता है, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट होता है, उनको निकालना, बाहर निकालना, है ना। डेफिनेशन देख लेंगे। अगला देखते हैं,
नेम दी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। किडनी के अंदर कौन सा बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है? बहुत बार बोला है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी था। क्या होता है? बोलो बोलो, याद है याद है याद है? अरे बोलो यार, फटाफट बोलो यार, क्या होता है? नेफ्रॉन। बहुत बढ़िया। क्या होता है? नेफ्रॉन। बहुत बढ़िया। नेफ्रॉन को तो हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ा था, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है? ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन। अब ये ना 5 नंबर का सवाल है, देखो कितना भारी सवाल है, 5 नंबर का। पहले 2 सवाल पूछे, अब इसमें ये भी बोल रहा है कि भाई तुम ना एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दो, जो किडनी विडनी होता है ना, पूरा यूरेटर यूरिना वो सब आपको बनाना होगा। और बोल रहा है कि आप ना ये भी बताओ, ये 3 इसमें चीजें पूछी हैं, देखते हैं देखो क्या क्या पूछा है। पहले पूछा है कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि यूरिन को फॉर्म करता है? बताओ, यूरिन कहां से आता है? किडनी से। तो ऑर्गन कौन सा है बेटा? किडनी। आगे देखते हैं, इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी। किडनी से कौन यूरिन को लेके जाता है? कौन लेके जाता था? यूरेटर। याद आ गया? यूरेटर याद आ गया। हाँ। तीसरा देखते हैं, स्टोर यूरिन अंटिल इट्स पास्ड आउट। कौन स्टोर करता है? यूरिनरी ब्लैडर। याद आ गया? बताओ। ये सवाल है। अरे ये सवाल है यार भाई, क्या करूं मैं, कहां से उठा के लाऊं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 बार पूछे जाते हैं। ये रहा इसका आंसर, ये है इसका डायग्राम। डायग्राम देख लो, ये इसका डायग्राम है। किडनी के अंदर आपका यूरिन बन रहा है, ये देखो 2 आ रहे हैं, ये क्या है? ये है यूरेटर, ये क्या है? ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक्सक्रीशन के डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो ये लो, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। जितने भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोल रहे होते हैं क्या? एक्सक्रीशन। क्लियर? 10,000 स्टूडेंट ताली बजा दें। बहुत बढ़िया, ताली बजा दें एक बार खुद के लिए भाई। चलो 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 चलो, है ना, ताली बजा दो। घर वाले तुम्हें पागल समझेंगे कि क्या हो गया इसको, अचानक से ताली बजाने लगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ताली बजा दें एक बार खुद के लिए। चले ताली बजा दें, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलिए अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए, है ना। 4 करोड़ रुपए के लिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आ जाए। 4 करोड़ रुपए के लिए भाई सवाल, भारी सवाल है ना। क्यों? क्योंकि ये सवाल बेटा 3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो आ जाओ भाई, भारी सवाल कर लेते हैं। बताएं, बोथ सोप एंड डिटर्जेंट आर सम टाइप ऑफ सॉल्ट। बात सही है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? मतलब देखो, ये 3 नंबर का सवाल है, 3 या फिर 5 नंबर का सवाल है, और पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है। पहले ये बताओ, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप। अब ये बोल रहा है सोप का क्लीनिंग एक्शन बताओ। मतलब यहां पर क्या बताना है वो याद करो, वो मिसाइल अभी पढ़ा दूंगा क्या क्या होता है। आगे देखते हैं, Why do soaps not form leather in hard water? List 2 problems that arise due to the use of detergent. मतलब आप देखो, इसके अंदर एक सवाल के अंदर 4 सवाल हैं। 4 सवाल हैं, है ना, देख पा रहे हो, 4 सवाल है। ये 5 नंबर का सवाल आया होगा एग्जाम के अंदर, इसके 4 पार्ट्स हैं। एक एक करके देखते हैं आंसर क्या होगा। पहला सवाल है, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है? बताओ, सोप और डिटर्जेंट में क्या होता है? पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, बट सोप नहीं करते। सोप बोलता है भैया हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए, हार्ड वाटर में नहीं करते हम काम। और क्या डिफरेंस होता है? एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सोप आर दी सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। एक तरीके के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, याद करो, पढ़ते हैं ना में एक सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। हाँ, याद आ गया। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स। डिटर्जेंट क्या होते हैं? अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट्स। ये तो हो गया पहला पार्ट, हमने डिफरेंस क्लियर कर दिया दोनों के बीच में। डिफरेंस क्या है? क्लियर। अरे हाँ या ना बोल, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगला पार्ट था क्लीनिंग एक्शन समझाओ। अब क्लीनिंग एक्शन जब तुम समझा रहे हो, याद रखना इस सवाल के अंदर बेटा डायग्राम बनाकर आना, वो वाला डायग्राम। ये याद है? किस किस को याद है ना? सोप के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? याद कर। सोप के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है उसका हेड, एक होता है उसकी टेल। याद आ गया? हेड क्या होता है? हेड को पानी से प्रेम है। क्या है हेड? हाइड्रोफिलिक। और ये क्या है? ये है हाइड्रोफोबिक। मतलब हेड जो है वो तो देखता है पानी को और पानी से मोहब्बत कर बैठा है, और वो बोलता है यार जहां पानी दिख जाए उसके अंदर मैं तो समा जाऊं। और ये जो है टेल, ये पानी से नफरत कर बैठा है, ये बोलता है यार पानी नहीं, जिंदगी में कुछ भी करूंगा पानी से दूर रहूंगा, मैं पानी नहीं चाहिए जिंदगी में। ठीक है, तो क्या करते हैं ये मिसाइल फॉर्म कर लेते हैं। मिसाइल याद आ गया? मिसाइल याद आ गया? बताओ, मिसाइल याद आ गया क्या? जो टेल्स होती हैं, जो टेल्स होती हैं आपकी ऐसे, ये टेल्स क्या करती हैं आपकी?
ये टेल्स क्या होती है, जो आपकी डॉट है उस डॉट को ट्रैप कर लेती है और क्या बना लेती है, मिसाइल, है ना, याद आ गया। तो यही आपको समझा के आना था, यही आपको समझा के आना था। बताओ, इतना सिंपल है। किस किस को याद है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक याद रहेगा। हाइड्रोफोबिक कौन, पानी से कौन डर रहा है, पानी से कौन डर रहा है, टेल। जबकि हेड जो है उससे तो पानी से मोहब्बत है, वो तो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक कौन है, टेल है, ठीक है। सिर तो कहता है पानी दे दो मुझे बस, मैं तो खुश हूं भाई, पानी से मेरा बहुत अच्छा रिश्ते हैं, ठीक है, वो तो बस इतना बोलता है, उसकी बस इतनी कहानी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ, क्लियर। अब अगला क्या था, अगला सवाल क्या था, वाई डू सोप्स डू नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। मतलब जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर काम क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते काम, ऐसा क्या है सोप के अंदर है, बताओ। देखो, जब सोप हार्ड वाटर में मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं और वो एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम, ठीक है, ये नाम याद रखना। वो बनाते हैं स्कम, जिसकी वजह से वो डर्ट्स को क्लीन नहीं कर पाते, ठीक है। इसका आंसर भी यहां पर लिखा हुआ है, कहां गया, लिखा होगा, हाँ, कि क्या होता है, जो आपके जो सोप होते हैं वो क्या बनाते हैं, हार्ड वाटर, बिकॉज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसको हम बोलते हैं स्कम। क्या बनाते हैं वो, स्कम बनाते हैं। सोप को हार्ड वाटर में डाला, स्कम बनाया, इस वजह से क्लीन नहीं कर पाता। अगला सवाल क्या था, डिटर्जेंट का, कि डिटर्जेंट क्यों हम यूज नहीं करते, वाई। डिटर्जेंट तो यार हार्ड वाटर में भी काम कर रहे हैं, बताओ। डिटर्जेंट तो भैया कह रहे हैं कि मैं तो हार्ड वाटर में भी काम कर लूंगा, है ना, मुझे सॉफ्ट वाटर की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम डिटर्जेंट को कम यूज करते हैं, क्यों। क्योंकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब किसी बच्चे ने अगर पूछा नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, एड्रेस लिखवा देना अपना, घर आ जाऊंगा तुम्हारे, ठीक है ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है सबको पता होगा, है ना, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते, है ना। तो इसका रीजन क्या है कि जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये ना पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और भी बहुत प्रकार के पोल्यूशन, ठीक है, क्लियर। अरे बोलो यार, अरे हाँ या ना यार। चलिए, ये था हमारा कौन सा सवाल, चौथा नंबर का सवाल। आगे बढ़ जाते हैं हमारा पांचवें सवाल की तरफ, आ जाइए, आ जाइए, है ना। ये जितने भी बच्चे अभी भी लगे पड़े हैं ना, लगे पड़े हैं ना, मान जाओ, है ना, मान जाओ। अच्छा हाँ, आज तो तुम लोगों के लिए, जो तुम चैट करते रहते हो ना, तुम लोगों के लिए लाइन लिख के आया हूं, है ना, तुम लोगों के लिए लाइन लिखकर आया हूं मैं, बढ़िया सी, सुनाऊं क्या है ना, सुनाऊं क्या चलो सुनो, प्यारी लाइन है, ध्यान से सुनना। ले चल मुझे दूर कहीं, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। ध्यान से सुनना, ले चल मुझे दूर कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। अरे बेटा पढ़ लो, पीछे देख तेरी मम्मी है घड़ी, ठीक है। तो किसी दिन मम्मी पापा पकड़ लेंगे तुम्हें चैट करते हो ऐसे, ठीक है। आ जाओ, कर लिया सॉल्व। नेम एंड स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पहला सवाल देखो, पहला सवाल देखो, पहला सवाल देखो, ये तो बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है, आप ये बताओ, नेम करो एंड स्टेट करो, कौन सा ऐसा रूल है जो कि फोर्स को बताता है। एक करंट कैरिंग वायर, याद करो जब मैग्नेटिक फील्ड होती थी, करंट कैरिंग वायर होता था, कैसे डिटरमाइन करते थे, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, है ना। क्या होता था ये, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहला सवाल कुछ नहीं है, पहले सवाल में हमें बस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको एक्सप्लेन करना है। पूरा डेफिनेशन, जो डेफिनेशन होती है फ्लेमिंग हैंड रूल के अंदर, ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है। अच्छा, इसकी ट्रिक भी बताई थी, फादर मदर चिल्ड्रन। एफ क्या है, फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब करंट, याद रखना, ठीक है। तो वो बस आपको डिराइव, मतलब डिराइव नहीं करना, आपको बस डिफाइन करना है, बस इतना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, ये वाला देखो, ये वाला देखो, देखो, एन अल्फा पार्टिकल विच पासिंग थ्रू एन मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब तुम पूछोगे भैया अल्फा पार्टिकल क्या होता है। देखो, अल्फा पार्टिकल अगर तुम साइंस लोगे 11 12 के अंदर बहुत तुम पढ़ोगे, बट अभी बस इतना जान लो, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव पार्टिकल, एक प्रकार का पॉजिटिव पार्टिकल, हाँ या ना। आगे बढ़ो, देखो क्या बोल रहे हैं, जब एक अल्फा पार्टिकल जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आई जिसकी वजह से वो नॉर्थ में चला गया। डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वो जा रहा था और वो नॉर्थ में मुड़ गया।
अब हमसे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन विल एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट्स व्हेन इट पासिस थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले कौन जा रहा था, मान लो प्रोटॉन है चिंटू लाल और इलेक्ट्रॉन है मिंटू लाल, ठीक है, तो चिंटू लाल जब गया तो चिंटू लाल तो नॉर्थ की तरफ पे मुड़ गया, बट मिंटू लाल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। आपको मैंने बताया था कि जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो डायरेक्शन एकदम उल्टी हो जाती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी साउथ की तरफ। तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा साउथ। साउथ। एम आई लेट, बेटा बहुत लेट, गुनाह कर दिया तुमने, पाप कर दिया पाप, 20 मिनट लेट आए हो। चलो, है ना, क्लियर क्लियर, दोनों आंसर क्लियर है ना। पहली की देखो, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ऐसे एक्सप्लेन करके आ सकते हो, अगर चाहते हो तो ऐसा एक डायग्राम भी बना सकते हो, अगर चाहते हो तो जरूरी नहीं है, अगर एक्सप्लेन करोगे उतना भी इनफ है, ठीक है, क्लियर। अरे हाँ है ना। चलो भैया, अगले सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ। 11,000 वॉचिंग, बहुत अच्छी बात है यार, ये तो लग रहा है कहीं ना कहीं तुम सीरियस हो गए हो, है ना, या फिर कहीं ना कहीं तुम अपने प्रशांत भैया को देखने आ रहे हो, है ना। कुछ बच्चे तो पता क्या करते हैं, पढ़ने नहीं आते, देखने आते हैं। आज प्रशांत भैया कुछ लोगों की तो बेइज्जती करेंगे, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा बहुत रोस्ट कर देता हूं बीच बीच में, तो कुछ बच्चे तो ये देखने आते हैं, आज भैया कुछ ना कुछ तो जोक मारेंगे, आज तो मजा आएगा, है ना। पढ़ लो यार, क्या कर रहे हो। देखो बोल रहा है व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या होता है, ओजोन पता है, O3, O3 ओजोन क्या होता है पता है। अब अगला देखो, हाउ इज इट फॉर्म्ड, कैसे बनती है ओजोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 से 4 बार ये सवाल पूछा गया है ओजोन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ओजोन कैसे बनती है, और क्या बोल रहा है अगला सवाल, हाउ डज ओजोन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। अब ओजोन बनने को एक कहानी से मैंने आपको समझाया था, अगर नहीं समझाया तो एक बार फिर से समझ लो। देखो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है ऊपर, यूवी रेज आती हैं, कौन आती है, यूवी रेज, यूवी रेज, और यूवी रेज क्या करती है, ऑक्सीजन की मदद कर देती है। कैसे, यूवी रेज ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देती है, O और O। अब ये जो सिंगल O है ये ऑक्सीजन के साथ पेयर कर लेता है, और ये क्या बना देता है, ये बना देता है O3, ये बना देता है क्या, O3। अब बन गई O3, अब बन गई ओजोन। अब जो ऑक्सीजन थी ना, जिसकी मदद किसने करी थी, यूवी रेज ने, अब ये यूवी रेज ही ना, यूवी रेज के साथ ही ऑक्सीजन गद्दारी कर देता है। कैसे, अब ओजोन लेयर बन गई। अब ये जो ओजोन लेयर है ये यूवी रेज को अंदर आने से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, अंदर नहीं आने देता। तो मतलब ओजोन बना भी यूवी रेज से, और भाई ओजोन को मतलब ओजोन ने रोका भी किसको, यूवी रेज को ही। तो ये तो गद्दारी कर दिया यार इसने, है ना। तो ये होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अगला सवाल क्या था, अगला हमारा ये था, हाउ डज ओजोन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। ओजोन प्रिवेंट किससे, जो यूवी रेडिएशन होती है उससे प्रिवेंट करता है, जिस वजह से हम सब जिंदा हैं आज के समय पर, है ना। अगर ओजोन ही नहीं होगी तो बहुत जल्दी कुछ सालों में लोगों की मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा हाई यूवी रेडिएशन से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। आगे देखते हैं, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू इन एन एक्वेरियम। मतलब एक्वेरियम देखा है, स्कूल्स के अंदर होता है, कॉलेजेस के अंदर होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम को तो हम क्लीन करते रहते हैं, है ना, हर महीने, हर 7 दिन, हर 15 दिन, बट पॉन्ड्स जो होते हैं, लेक्स जो होते हैं, उनको क्यों नहीं क्लीन करते, क्या रीजन है बताओ, वाई। क्योंकि जो एक्वेरियम है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, एक बार गौर फरमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है एक्वेरियम, और नेचुरल इकोसिस्टम है लेक। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके पास एक चीज है, क्या, उसके पास है हमारे प्यारे 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 प्यारे, क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स गुंडे, है ना, इस क्लास का गुंडा है डीकंपोजर। क्यों, क्योंकि डीकंपोजर जितने भी वेस्ट पार्टिकल होता है सबको डीकंपोज कर देता है ना, याद आ गया। हाँ, बट एक्वेरियम के पास है ही नहीं डीकंपोजर। जब एक्वेरियम के पास डीकंपोजर नहीं है तो क्लीन तो करना पड़ेगा, बस यही तो इसके आंसर। ये आंसर आपको यहां पर दिख जाएंगे, एक बार फटाफट से देख लो, फटाफट से देख लो, है ना। ये गद्दारी करवे क्यों स्पैम कर रहे हो तुम, अच्छा वो एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। मैं एक बार सोच में पड़ गया, गद्दारी करवे, ये गद्दारी करवे क्यों कर रहे हो, है ना। चलो ओजोन हो गया, ये आपको समझा दिया था। और पॉन्ड्स क्या होते हैं, पॉन्ड जो होता है एक नेचुरल इकोसिस्टम है, और जो एक्वेरियम है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। चलो प्रशांत भैया आज बहुत खुश है, लगता है भंडारे में खाना मिल गया। ये क्या लिखते हैं यार तुम, है ना।
तुमने अभी खुश वाला ही मोड देखा है ना, गुस्से वाला नहीं देखा ना। किसी दिन गुस्से वाला और देखोगे तब पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, बताओ। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम नहीं तो 4 बार पूछा गया है। When ethanol is heated at 443 Kelvin with excess of concentrated H2SO4, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल ऐसा दिखता है, याद करो, स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा, सबके सबके स्ट्रक्चर याद रखोगे सही रहेगा। अब इस इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 से बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्या बनता है, बताओ क्या बनता है? याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है किसी को? अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, एक टेक्निक बता देता हूं। जब भी H2SO4 दिखे तो याद रखना, ये जो H2SO4 होता है ना, ये क्या होता है? ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये कौन सा एजेंट है? ये पानी खींच लेता है ना। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो कि आपके घर में आए और आपके घर का सारा पानी उठा के ले जाए, ये वो है। तो ये क्या करता है? ये पानी खींच लेता है। H2SO4 जब भी दिख जाए समझ जाना है पानी खींचेगा आके। तो ये क्या करता है, इथेनॉल में से सारा पानी खींच लेता है और ये क्या बना देता है? ये बना देता है इथीन। इथीन कैसा दिखता है? ऐसा। याद आ गया? इथीन क्या बना देता है? इथीन। रिएक्शन याद रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बार बार लेक्चर में भी बोला था, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इथीन के साथ एक चीज और बनती है, पानी, क्योंकि मैंने आपको पता ये पानी को अलग कर देता है। ठीक है, ये है इसकी रिएक्शन, बहुत बार पूछा गया है। यहां पर देख लो, ये आपका रिएक्शन आपको दिख रही होगी। इथेनॉल क्या बना रहा है? इथेनॉल बना रहा है इथीन प्लस वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार पूछी जाती है। आई होप क्लियर है। अरे क्लियर है क्या? 12,000 लोग, बहुत बढ़िया। एक बार फिर ताली बजा दे खुद के लिए, एक बार फिर ताली बजा दे खुद के लिए। चलो चलो, आज तो तालियों पे तालियां बजती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पेश किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई, फिजिक्स भी आई, मैं इंतजार कर रहा था। फिजिक्स 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 आई नहीं रही यार, है अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा यार, है ना। अच्छा, ये अभी इथेनॉल की बात हुई ना, इथेनॉल में ना पिछले एमसीक्यू, जब हम 77 एमसीक्यू कर रहे थे, वहां पर एक छोटी सी हमसे मिस्टेक हुई थी। मैंने सोचा बता देता हूं। हमने एक क्वेश्चन का आंसर गलत टिक कर दिया था, जो कि था इथेनॉल को बर्न करते हैं। वहां पर लिखा था अगर हम अल्कोहल को बर्न करते हैं, वो सवाल गलत था। वहां पर सवाल में आना था कि हम इथेनॉल को बर्न करते हैं तो कैसी फ्लेम होती है। तो फ्लेम होती है, याद रखना, ल्यूमिनस नहीं होती, नॉन ल्यूमिनस होती है, नॉन ल्यूमिनस होती है। ठीक है, तो उसका आंसर, एक्यूरेट आंसर था नॉन ल्यूमिनस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, करिए भाई सॉल्व, करिए भाई सॉल्व। इफ इमेज फॉर्म्ड by mirror for all positions of the object placed in front of it is always diminished, erect and virtual, state the type of mirror and also draw ray diagram to justify your answer। क्या बोल रहा है? एक ऐसी मिरर जो कि हमेशा छोटी इमेज बना रही है, वर्चुअल इमेज बना रही है। जैसे ही वर्चुअल आया तो तुम्हारे दिमाग की घंटी बज गई होगी। कॉन्वेक्स, कॉनकेव तो वर्चुअल बनाती नहीं है ना। कॉनकेव अपनी, मतलब एक केस को छोड़ के कॉनकेव अपनी वर्चुअल बनाती नहीं है। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाती है, आपको याद है, आपको याद है ना। तो सवाल में क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मिरर है और उस मिरर का एक रे डायग्राम बना के दिखा दो। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको इस प्रकार से एक रे डायग्राम बना के दिखा देना था आपके कॉन्वेक्स का, कोई भी पोजीशन पे, चाहे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लो, चाहे तुम फोकस पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, बस एक रे डायग्राम बनाकर आपको ऐसे दिखाना था। इमेज जो होती है वर्चुअल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, बस। ठीक है, ये था इस सवाल का पहला पार्ट, है ना। उसके अलावा क्या पूछा है? उसके अलावा पूछा है राइट वन यूज। यूज क्या होता है? याद करो, काम क्या आता है, कहां काम आता है? गाड़ी देखिए, गाड़ी, बाइक देखिए, बाइक, उनके जो शीशे होते हैं, रेयर व्यू मिरर्स, उसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अरे हाँ है ना यार, बस वही उसका काम है। आगे देखते हैं, डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बना के दिखा देते हैं। अगर एक मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबको पता है, बड़ा सिंपल है। अगला देखते हैं, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्लस 24 सेंटीमीटर। बताएं, बताएं क्या लग रहा है? ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या सोच रहे हो? अरे इसमें भी सोच रहे हो तुम बैठ के यार, ए यार क्या कर रहे हो? अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर याद है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 गिवन है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 12 होगी ना, बोल 12 होगी। क्लियर? नहीं आया समझ में? इतना आता है? नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। सुन, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है?
मतलब फोकस का जो डबल होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब इसमें एक और सवाल पूछा है जो कि बच्चे मिस कर देते हैं और यहां पर तुम्हारे आधे नंबर कट जाते हैं। यहां पर बोला है फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ। नेचर भी बताना है भाई। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है कौन सी मिरर है। अब ध्यान से देखना, फोकल लेंथ आया पॉजिटिव में, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में। अब मुझे तुम कमेंट में बताओगे कौन सी ऐसी मिरर होती है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है। बताओ, जल्दी बताएं, कौन सी ऐसी मिरर होती है जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है? अरे भाई, कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव में होता है, कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव में होता है। याद है? तो आंसर क्या आएगा? कॉन्वेक्स। तो यही आपका यहां पर सही उत्तर है। उत्तर आपको यहां पर दिखा देता हूं, 1 मिनट। ये रहा आपका, है ना? अच्छा, यहां पर गलत लिखा हुआ है आंसर, इसको सही कर लेना बेटा। इसको यहां पर कॉन्वेक्स डाल लेना। मिरर है आपकी कौन सी? कॉन्वेक्स। चलिए, क्लियर? क्लियर? ये लाइक नहीं कर रखे यार तुमने, तुम्हें बोलना पड़ेगा क्या? अब तुम्हें भी बोलना पड़ेगा क्या लाइक करने के लिए? दोस्तों, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा क्या लाइक करने के लिए? अगर तुम्हें भी बोलना पड़ रहा है फिर क्या फायदा हो गया यार? बताओ बताओ, स्टूडेंट्स को भी बोलना पड़ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ दी टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पाइरोगायरा एंड प्लेनेरिया, रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन एंड वाई? इन दोनों में से कौन सा है आपका जो कि रीजनरेशन करता है? कौन है दोनों में से? बताओ। अरे बोलो यार, कौन करता है दोनों में से? याद है? याद है? बहुत बढ़िया। देखो, याद करो कौन सा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं रीजनरेशन में? हम पढ़ते हैं प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया रीजनरेशन। स्पाइरोगायरा क्या करता था? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर रीजन पूछ रहा है, वाई, क्यों? बताओ भाई क्यों? इसका करेक्ट आंसर यह है क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि रीजनरेशन के लिए कुछ स्पेशल सेल्स चाहिए होते हैं। ध्यान से सुनना, फोकस पे आ जाओ, सुनो। रीजनरेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे सेल जिनकी मदद से रीजनरेशन हो। बट आपका जो स्पाइरोगायरा होता है उसके पास वो सेल्स नहीं होते, जबकि प्लेनेरिया के पास होते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। बताओ कौन सा है? याद आ रहा है? कौन सा है? किसी किसको याद आ रहा है? किसको याद आ रहा है? आ रहा है? बताओ। हाइड्रा। याद आ गया? हाइड्रा, है ना? चलिए, इसका ये देख लो, आपका आंसर है प्लेनेरिया। और अगर आप पूछोगे कौन सा एक और ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऑर्गेनिज्म है आपका हाइड्रा। हाइड्रा भी करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 10वां। स्क्रीन क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? अबे लिजर्ड नहीं करती रे, लिजर्ड रीजनरेशन नहीं करती बेवकूफो। किसने बोला तुम्हें? लिजर्ड नहीं करती रीजनरेशन। आ जाओ, लिजर्ड एग्जांपल में नहीं आएगा, कभी लिख के मत आना, कभी लिख के मत आना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 प्लस कैटायन एंड C4 माइनस एनायन। ये बताओ कार्बन क्यों कैटायन या एनायन नहीं बना लेता, वो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है? ये सवाल है। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है कार्बन के अंदर। अब कार्बन कहता है कि मेरे कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर उसे कैटायन बनाना है तो उन्हें इस चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना पड़ेगा, बाहर देना पड़ेगा। अब अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर देगा ना, तो होगा क्या ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। उतनी ताकत है नहीं, कार्बन बेचारा कमजोर है, थका हुआ है, कार्बन पे ताकत नहीं है। तो कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं फेंक सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है। और अब तुम पूछोगे भैया 4 इलेक्ट्रॉन को ले तो सकता है, मान लो उसने एक दोस्त बनाया और उससे बोला 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। बट दिक्कत क्या है ना, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। बट प्रोटॉन तो 4 ही थे, प्रोटॉन कितने थे? 4। अब 8 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, इससे क्या होगा? कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बन बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बन सोचेगा यार भाई मेरी तो जिंदगी खराब होगी, मैं तो अनस्टेबल हो गया। इस वजह से कार्बन ना ही कैटायन बनाता है ना ही एनायन बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हमेशा। ठीक है, तो ये रहा
इसका आंसर ये पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, उस क्वेश्चन का एक पार्ट और बच गया, देख लेते हैं क्या है। क्या बोल रहा है, वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताओ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसा क्यों करते हैं, वाई क्यों करते हैं भाई कोवेलेंट कंपाउंड ऐसा? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनमें जो फोर्स है, उनके बीच का जो रिश्ता है वो उतना स्ट्रांग नहीं है ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं है ना। मान लो तुम्हारी ऐसी क्रश जो कि तुम्हें भाव नहीं देती, तो तुम्हारे और उसके बीच का रिश्ता स्ट्रांग नहीं है, नहीं है ना। और तुम्हारा सच्चा मित्र जिसे तुम इग्नोर कर देते हो अपने क्रश के चलते हुए, है ना, वो क्या है, उसका और तुम्हारा रिश्ता स्ट्रांग है। तो कोवेलेंट में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, जबकि आयोनिक में बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इस वजह से कोवेलेंट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लो एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बैड कंडक्टर का एक और रीजन है, क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री, तो कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? क्लियर? अरे बोलो यार, हाँ है ना, फटाफट बोलो, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, जल्दी बोलो। क्लियर? आगे बढ़े। क्या हम 11वें सवाल पे बढ़ सकते हैं? क्लियर है तो एक बार ओ और के, ओके लिख देंगे एंड हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। एक बच्चा लिख रहा है क्रश की याद आ गई। एन इलेक्ट्रिक, बेटा पढ़ लो, है ना, उन सब में कुछ नहीं रखा, है ना। जब रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो फिर, है ना, अपने माता पिता को क्यों रुलवाना चाह रहे हो? इमेजिन करो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे बेटे की तो 95 आई, 98 आई, आपके बेटे की कितनी आई? तब क्या बोलेंगे तुम्हारे पेरेंट्स? तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलिए, एन इलेक्ट्रिकल मोटर रेटेड कितना, 1100 वॉट इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट्स मेन, फाइंड दी करंट ड्रॉन। पावर गिवन है। देखो, जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल आए, अपने भेजे के अंदर घुसा लो। मुझे पता है वो भेजा तुम में कम है, बट घुसा लो। क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है? गिवन है पावर कितनी है, 1100। दूसरी चीज गिवन क्या है, वोल्टेज 220। क्या पूछ रहा है, करंट। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई, यही होता है। I क्या होगा, P बाई वी। मतलब इन दोनों को बस डिवाइड कर दो, कितना आएगा, करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, क्लियर? 5 एम्पियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इफ मोटर इज यूज फॉर 5 आवर एंड डेली फॉर 6 डेज। क्या बोल रहा है, एनर्जी बताओ, कितनी एनर्जी लगी अगर आपकी जो मोटर है वो कितने समय तक चली, हर रोज 5 घंटे चली 6 दिन के लिए, तो ओवरऑल आवर्स कितने हो गए, टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, हर रोज 5 घंटे चल रही है, और कितने दिन चल रही है बेटा, 6 दिन चल रही है, तो हो गए 30 घंटे। 30 घंटे हो गए, है ना। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोले यार, एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, एनर्जी का फॉर्मूला बताओ भाई, एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है? क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है पावर को। बेटा पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, बोलो, पावर को मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, निकालो फटाफट। ये है 30 आवर्स, और पावर कितनी थी, पावर थी आपकी कितनी, 1100। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को फटाफट, कितना आ गया? पावर इंटू टाइम होता है बेटा, कुछ फॉर्मूला नहीं होता, बहुत सिंपल फॉर्मूला, सबसे सिंपल, सबसे वाहियात, सबसे एकदम ऐसे नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला। ये तो कर दोगे यार, है ना, कर दो, कैलकुलेट कर लो, शायद 33,000 आएगा, है ना, 33,000 आएगा, है ना, तो वो आपका आंसर आ गया। अगला, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ रेट ऑफ 1 यूनिट इज 5। अब क्या बोल रहा है, अब ये बताओ कितना पैसा लगेगा अगर 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है, 5 रुपए। अब याद रखना 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, जब भी सवाल में 1 यूनिट की कॉस्ट आपको दे रखी है, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। याद रखना 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो अपने वॉट को किलोवाट में जरूर कन्वर्ट कर लेना। जैसे उसका आंसर आया था आपका कितना, जैसे आपको आंसर अभी दिखा भी देता हूं, आगे कहां गया, हाँ, जैसे आपका फाइनल आंसर आया था एनर्जी 33,000, बट इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि आपका 33
किलो वॉट आवर, और बस आपको 33 को मल्टीप्लाई करना था बेटा 5 से, आंसर आता 165। क्या ये आंसर किस किसने सही निकाला एक बार बता दो। अगर आंसर सही निकाला तो 165 रुपए पेटीएम कर देना, पेटीएम नंबर भेज दूंगा मैं, ठीक है, मेरे को भेज देना, मैं अपने बिजली का बिल दे दूंगा, ठीक है ठीक है, मैं दे दूंगा अपने बिजली का बिल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स नहीं हो पा रही बेटा, इतना आसान सवाल है, देखो खुद देखो, खुद बताओ, खुद बताओ क्या है इसमें, कुछ नया है, कुछ अलग कर रहे हैं, सिंपल है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, आ जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लेते। क्या है, what happens when when in human female the egg released by the ovary is not fertilized। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, बहुत बार बोला था जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, जब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता आपको याद रखना है मेंजुरेशन साइकिल, मेंजुरेशन साइकिल। जब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जब भी ये सवाल आए तो पूरी मेंजुरेशन साइकिल आपको समझा के आ जानी है। कैसे समझाओगे, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि डायग्राम नहीं बोला गया है। आप बस डायग्राम से इमेजिन कर सकते हो, होता क्या है कि जो एग होता है वो कुछ दिन तक तो रहता है, 1-2 दिन तक, और जो लाइनिंग बनती है, लाइनिंग याद करो, एक लाइनिंग बन जाती है यूट्रस के ऊपर, फिर क्या होता है धीरे धीरे वो जो लाइनिंग है, जो आपके एग हैं, वो क्या हो जाते हैं, शेड अवे हो जाते हैं, है ना, वो वेजाइना के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है, वो जो ब्लड लाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है, वेजाइना के थ्रू निकल जाती है ना। अगला क्या है, नेम 1 बैक्टीरियल एंड 1 वायरल इंफेक्शन कॉज्ड बाय ड्यू टू अनसेफ सेक्स। मतलब यहां पर बोल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी की बात कर रहा है, एक वायरल बताओ, एक बैक्टीरियल बताओ, और ये बहुत बार बताया था, बहुत बार। वायरल में तो आप याद कर लो, एचआईवी याद कर लो, है ना, आप मतलब उसमें तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वैसे, है ना, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर एचआईवी एड्स जो होता है आपका वो है, बाकी आपके बैक्टीरियल के अंदर गोनोरिया, साइफिल्स वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, सारे एग्जांपल आपको बताए थे। अब ये देख लो, ये ऊपर आंसर आपका पूरा का पूरा लिख रखा है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, जो लाइनिंग होती है वो टूट जाती है और वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। देख लो एक बार, नोट कर लो, नोट क्या कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर, अरे बोलो यार, यहां तक क्लियर, बोलो। हाँ, क्या थक गए, क्या थक गए, क्या कितनी देर हो गई, 42 मिनट में कौन थका है ये 40, मेरे को लगा टाइम हो गया इसलिए बच्चे लिख रहे हैं भैया थोड़ी थक गए हैं। अबे क्या कर रहे हो रे, चलो आ जाओ फटाफट, है ना, आ जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। बेटा ये वो रोस्टिंग नहीं है जो कि मैं तुम्हारे साथ करता हूं, है ना, ये वो रोस्टिंग नहीं है जो कि कैरी मिनाटी करता है ना, ये वो वाली रोस्टिंग नहीं है, दूसरी रोस्टिंग है। आपको डिफरेंस बताना है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। सबसे बड़ा डिफरेंस, रोस्टिंग में ऑक्सीजन होता है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं होता, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ दीज टू इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स के लिए कौन से प्रोसेस को यूज किया जाता था, याद करो, मेटल नॉन मेटल, धुंधली धुंधली यादों में याद करो भैया, जैसे धुंधली यादों में याद जाते हैं तो कुछ और ही याद आता है, बट याद करो, कोशिश करो याद करने की। क्या याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग की जाती थी, क्यों, क्योंकि सल्फाइड ओर्स को पहले ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट किया जाता था, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन होता है ना वो ऑक्साइड ओर्स का आसान होता है, याद आ गया, ऑक्साइड ओर्स का एक्सट्रैक्शन आसान होता है, और यही इसका रीजन है कि आपकी जो सल्फाइड ओर्स है उनमें क्या यूज किया जाता है, रोस्टिंग यूज की जाती है। आंसर दिखा भी देता हूं कि जैसे कि एग्जांपल भी दे रखा है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन में डिफरेंस भी दे रखा है, और यहां पर देखो ओनली रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, क्यों, क्योंकि इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। एक ऑक्साइड से मेटल निकालना सिंपल, बट सल्फाइड से निकालना तो भैया मुश्किल काम है। अगला देखते हैं, राइट केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट यूज ऑफ एल्यूमिनियम फॉर जॉइनिंग क्रैक्ड रेलवेज। देखो ये जो सवाल है इसके 3 पार्ट है, आप ये मान लो कुल मिलाकर इन तीनों में से एक सवाल तो आपके पेपर में 98% तक चांसेस हैं दिखने वाला है, पक्की बात है। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों सवाल है ना अलग अलग, ये कभी कभार 2 मार्कर 3 मार्कर के अंदर पूछे जाते हैं, और ये मतलब आप कुल मिला के मैं बोलूं तो पिछले 10 साल के अंदर 5 से 6 बार या 7 बार पूछे गए हैं, तो इन तीनों में से एक सवाल तो आपके पेपर में पक्का आने वाला है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल की वेटेज भी आपको पता है थोड़ी बहुत हाई है। अब ये जो दूसरा सवाल है ना, इसको बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं, एनसीईआरटी की लाइन में लिख रहा है, बट इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ध्यान से देखना, कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि एल्यूमिनियम के यूज को बताती है क्रैक्ड लाइंस में। याद करो, एक रिएक्शन होती थी थर्माइट रिएक्शन, किस किस को याद है, थर्माइट रिएक्शन याद है,
जो बहुत कम बच्चों को याद रहती है, और यही सवाल आता है और बच्चे इसको गलत करके आते हैं क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं है थर्माइट रिएक्शन क्या होती है। आओ थर्माइट रिएक्शन दिखा दूं। ये Fe2O3 का रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम के साथ। उसमें क्या होता है कि जो आपका मेटल है वो तो अलग हो जाता है आयरन, और Al2O3 अलग हो जाता है ना, Al2O3 अलग हो जाता है। याद है? याद है क्या बोलते थे? थर्माइट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल था आपका नेम द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग क्या होती थी? याद करो। कॉपर की रिफाइनिंग में हम क्या करते थे? हम एक बीकर लेते थे, उसमें एक कैथोड होता था, एक अपना एनोड होता था, और हम एक सोल्यूशन लेते थे। सोल्यूशन किसका होता था? CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते थे। एक तरफ हम क्या करते थे? एक तरफ हम इम्प्योर कॉपर लेते थे, याद आ रहा है? और एक तरफ हम क्या करते थे? प्योर कॉपर लेते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? किस किसको याद है? फिर क्या होता था? धीरे धीरे समय के साथ जो इम्प्योर कॉपर है उसकी लेयर, जो प्योरिटी है, वो तो प्योर कॉपर पे जुड़ती जाती है, मोटा होता जाता है, और इसके जो डस्ट है वो नीचे सेटल होता जाता है। याद आ गया? तो यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा। एनोड होता है इम्प्योर कॉपर, कैथोड होता है प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन। अब बताओ, ये सवाल बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, और मैं तुम में भी बता रहा हूं, मैं तुम में भी अभी तुमने सवाल को देख लिया, वरना मुश्किल से 30% बच्चों को इस सवाल का आंसर आता होगा, 70% तक को नहीं आता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सवाल है, गलत करके आते हैं, बट आज तुमने सीख लिया है ना। अपने दोस्तों को भी बता दो यार, उन्हें भी पास करवाना है। ठीक है, हमें तो भैया सबको पास कराना है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ चलें, अगला सवाल। एक बच्चा लिख रहा है मुझे नहीं कराना अपने दोस्तों को पास, है ना। चलिए, ब्लर बेटा, कुछ ब्लर मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसे ब्लर यार, है ना। आ जाओ, जस्टिस फॉर दिगराज सर। क्यों भाई, क्या हो गया? देखो, अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन। He then directed the reflected light to the sheet of paper held close to the mirror. What should he do to burn the paper? एक लड़का था खुराफाती दिमाग का, है ना। उसके पास कुछ काम तो था नहीं, उसके बोर्ड के एग्जाम नहीं थे। उसने बोला भैया जिंदगी में मजे कर लेता हूं। वो क्या करता है? एक मिरर उठा के लाता है, और वो देखता है कि भाई सूरज की रोशनी आ रही है, और उस सूरज की रोशनी को वो किसी पेपर पे कंसंट्रेट करा देता है, कन्वर्ज करा देता है, और उसे उस पेपर को जलाना है। क्यों जलाना है? उसकी मन है ना। उसको कुछ तूफानी करना है, माउंटेन ड्यू पी के आया होगा वो, तो उसे क्या करना है? उस पेपर को जलाना है। अब वो मिरर कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्जिंग मिरर होगा। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। तो पहला आंसर तो ऑब्वियस सी बात है। कॉनकेव मिरर को जैसे मान लो कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर को उसे सामने रखना है, और पेपर को कहां रखना है? पेपर को रखना है कॉनकेव मिरर के फोकस पे। कहां रखना है बेटा? फोकस पे। क्यों? क्योंकि सूरज से जो रोशनी आएगी वो कन्वर्ज कहां होगी? तुम्हें पता है, इनफाइनाइट से जो लाइट आती है वो हमेशा फोकस पे जाके कन्वर्ज होती है। तो उसे पहले तो यूज करना है कॉनकेव मिरर को, और जो पेपर है उसको कहां रखना है? उसको रख लिया फोकस पे, कि ठीक है यहां से हम जला सकते हैं इसको। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव। ये तो आपको मैंने बता ही दिया, कॉनकेव है। क्लियर, दोनों पार्ट समझ आ गए। कॉनकेव मिरर को उसे यूज करना है, और उससे क्या करना है? जो पेपर है उसको फोकस पे रखना है। क्यों रखना है? वहीं पर ही आपकी लाइट रेस कंसंट्रेट होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। 15वें सवाल पे हम आगे बढ़ गए हैं बेटा, फटाफट से आ जाए जोश के साथ, है ना। शोभित भैया की भी क्लास होगी, उनकी बिल्कुल क्लास होगी, बिल्कुल क्लास होगी भैया उनकी। बताएं, डायग्राम दिख रहा है? बताएं। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो, बोल रहा है ABCD पार्ट बताओ और उसके फंक्शन बताओ। देखते हैं, जूम करते हैं। ए पार्ट कौन सा है? ए पार्ट आपका है, ए पार्ट है आपका ये वाला, ये दिख रहा है, ये। ठीक है, ए पार्ट है ये वाला। अब दूसरा क्या है? दूसरा बना रहा है बी पार्ट है, ये बीच वाला, ये देखो, ये है बी पार्ट। कलर चेंज करते हैं, कलर बदलते हैं। बी पार्ट है ये वाला, ठीक है। और आपका सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है यहां पे, इस जगह पे, ये सी पार्ट। तो आपको पता है सी पार्ट तो क्या है? सी पार्ट है आपकी ओवरी। अरे ओवरी, हाँ या ना बोल। ये क्या है? ये क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब। लॉन्ग ट्यूब क्या होती थी? स्टाइल। याद आ गया?
याद आ गया, स्टाइल याद आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। और ये क्या है ऊपर, ये क्या होता था, इसके अंदर पोलन ग्रेन होते थे। पोलन ग्रेन किसमें होते थे, एंथर में, याद आ गया। तो ये क्या है एंथर, ये क्या है स्टाइल, ये क्या है ओवरी। अब इन तीनों का फंक्शन लिख देना कि भैया एंथर का सबसे बड़ा काम है पोलन ग्रेन, इसके अंदर से ही तो पोलन ग्रेन आते हैं। और इसका क्या काम होता है, ये ट्यूब क्रिएट करती है ओवरी तक। और आपको पता है ओवरी का क्या काम होता है, ओवरी तो बाद में जाके फ्रूट बनती है ना, ओवरी ही तो फ्रूट बनेगी। याद आ गया, प्लांट प्लांट याद करो, धुंधली यादों में प्लांट रिप्रोडक्शन को याद करो। कैसे होता था रिप्रोडक्शन, पोलन ग्रेन आता था, वो कैसे जाता था, है ना, पोलन ग्रेन इसके अंदर जाता था, ट्यूब बनाता था और फिर आपके ओवरी के अंदर चला जाता था। याद आ गया, चलिए तो ये इसका आंसर है ना। अच्छा इसके अंदर मिसप्रिंट है बेटा, इस पीपीटी के अंदर मिसप्रिंट है, तो बी ऑप्शन आपका फिलामेंट नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका फिलामेंट नहीं है। पहला एंथर है, तीसरा ओवरी है, ये फिलामेंट नहीं होगा। आपको पता है क्या है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, स्टाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये रहा, ये रहा। भैया बैटरी कम है तो बेटा चार्ज करो, चार्ज करो। अभी मैं तुम्हें बड़ी शॉकिंग सी बात बताता हूं, अभी मैं तुम्हारा लाइव ले रहा हूं, बट जहां से मैं भी लाइव ले रहा हूं यहाँ लाइट नहीं आ रही है, यहाँ लाइट नहीं आ रही है ना, लाइट गई हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बाहर। ठीक है, तो मैं लाइव ले रहा हूं, है ना। अब तुम पूछोगे भैया कैसे चल रहा है ये सब पूरा सेटअप, तो ये चल रहा है अभी इन्वर्टर से। तो बस तुम दुआ करो कि इन्वर्टर बंद ना हो जाए क्योंकि अगर बंद हो गया तो लाइव बीच में बंद हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो बस तुम दुआ करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलिए, है ना। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड, मिथेन और प्रोपेन। अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, मिथेन तो बड़ा प्यारा सा होता है हमारा, मिथेन तो कुछ होता ही नहीं है। मिथेन कैसा दिखता है, मिथेन हमारा होता है CH4, ये हमारा मिथेन होता है। प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, याद आ गया। प्रोपेन में क्या होता है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लो, 3 कार्बन होते हैं और आपके ऐसे ऐसे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। प्रोपेन क्या होता है, C3H8। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो ये सवाल फिर आ गया, ये सवाल फिर आ गया। इस सवाल को अभी हमने देखा था, इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से वो लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। ये सवाल फिर आ गया, तो देखो कितनी बार पूछा गया है सवाल, स्टार मार्क कर लो, है ना। बताओ, इतनी बार सिंपल सिंपल से सवाल आ रहे हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आए भाई, 17 आ जाए। An object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर from concave lens of focal length कितना, 15 सेंटीमीटर। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। आपको ये बताना है इमेज के कैरेक्टर्स, इमेज कैसी बनी, कहां पे बनी, अरे रियल है या वर्चुअल है, ये सब चीजें बताओ। कैसे बताओगे, पहले मिरर फॉर्मूला लगाओ, मिरर ही बोल रहा है, लेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगाओ और करो सॉल्व। सबसे पहले गिवन लिख दो बेटा, गिवन लिख दो। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है आपको कि एक आपका कौन सा मिरर है, आपका है कौन सा, कॉनकेव। कॉनकेव कैसा दिखता है, कॉनकेव आपका ऐसा दिखता है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। आगे देख, बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, एक ऑब्जेक्ट आपका दे रखा है 30 सेंटीमीटर पे। बोल कह रहा है कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, बताओ। नेगेटिव लेते हैं, याद आ गया। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाती है, याद रखेंगे। तो हमारा यू तो नेगेटिव ही रहता है, आपको साइन कन्वेंशन आई होप आता होगा, है ना। और आपका जो एफ है, एफ कितना है, एफ दे रखा है 15, इसको भी ले लेना -15, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, फॉर्मूला लगा देना है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इस फॉर्मूले से सॉल्व करो और u की वैल्यू निकालो, फटाफट फटाफट सॉल्व करें। अरे बोलो यार, हैं, बताओ जल्दी कितना आ रहा है, u की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करो फटाफट। हमने आगे कर भी रखा होगा, ये रहा, ये रहा, आ जाओ। ये बेसिक कैलकुलेशन थी, आंसर आ रहा है -10, आंसर आ रहा है -30। कैसे आ रहा है तुम्हारा, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो तुम बेटा, कैलकुलेशन में मात खा रहे हो। शोभित भैया को फोन मिलाऊं अभी, है
कि क्या पढ़ा रहे हो आप इन्हें, मैथ की इनकी कैलकुलेशन नहीं हो रही है इनसे। मैं फोन, चलो बाद में मिलाएंगे फोन, अभी उनकी क्लास भी तो होगी, ठीक है। तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है, आ गया। अब हमें इससे क्या क्या नेचर पता चले। पहली चीज माइनस है, माइनस मतलब रियल, रियल का छोटा भाई इन्वर्टेड, रियल का छोटा भाई इन्वर्टेड। दूसरी चीज क्या पता चली, क्योंकि माइनस है इसका मतलब क्या है, सेम साइड है, मतलब लेफ्ट साइड में ही क्या बन रही है, इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही है, ठीक है। कैसी बन रही है, यहां पर दिख रखा होगा 10 सेंटीमीटर इमेज इस क्या है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, वी की वैल्यू क्या आ रही है, वी की वैल्यू आ रही है माइनस, अरे कैलकुलेशन सही है ना, सॉरी वर्चुअल होता है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, सॉरी 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 माय मिस्टेक। -10 आ रहा है तो आपके लेंस के इस डायरेक्शन में बन रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल का छोटा भाई कौन है, वर्चुअल का छोटा भाई कौन है, अरे बोलो यार, ये तो तुम्हें याद होने चाहिए, ये तुम्हें याद रहना चाहिए, रियल के साथ क्या आता है, वर्चुअल के साथ क्या आता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, रियल के साथ इन्वर्टेड आता है। तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल और इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट। अब इमेज का साइज भी निकाल लो, इमेज का साइज भी निकाल लो, कैसे निकालोगे इमेज का साइज, बताओ बताओ, मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किस किस को आता है, बताएं, किस किस को यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, आ रहा है क्या, कितने बच्चे लिख रहे हैं, अरे तुम्हें सही में नहीं आता क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अच्छा ठीक है, आता है आता है आता है, थोड़ी चैट शेयर लेट चल रही है, मैं तभी सोच रहा इतना टाइम में कैसे लिख रहे हैं। हाँ, अरे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है तुम्हें, मैं V/U वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है V है 10 और U कितना था आपका, U कितना था आपका, U था आपका, कहां गया, U था आपका 30, U था आपका 30, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3, मैग्निफिकेशन आएगा 1/3। इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो छोटी है, इमेज है वो छोटी है, तो मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। तो ये 5 नंबर के सवाल में देखो कितनी सारी चीजें पूछ रहे हैं तुमसे, है ना, क्लियर। लास्ट में हमने मैग्निफिकेशन भी निकाला, V/U फॉर्मूला होता है बेटा मैग्निफिकेशन का, नहीं आता तो नोट कर लो, V/U, V कितना है, V आ गया आपका यहां पर -10, U कितना था -30, कैलकुलेट करोगे तो 1/3। इससे हमें यह पता चलता है कि इमेज जो है छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, क्लियर। आगे बढ़े, बताएं ये क्या कर रहे हो तुम, क्या लिख रहे हो ये, एंड भैया लाइव, अच्छा शोभित भैया भी लाइव आएंगे चलो आ जाओ, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करते हैं अपन भी, ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना, चलो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे। एंड वाई इज, क्या है, वाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल कौन, जैसे कि हम, आप में हम सब, और इक्वेटिक कौन से, मछली, मछली जल की रानी। अब मछली की ब्रीथिंग और हमारी ब्रीथिंग में डिफरेंस क्यों, क्योंकि मछली जो होती है वो सांस बड़ी तेज तेज लेती है, कभी देखिए मछली बहुत तेज तेज सांस लेती है, क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम और एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत सारा, तो उसे बहुत बार ब्रीथ करना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन को ले पाए, जबकि हमारे पास तो ऑक्सीजन है, इसलिए हमें धीरे 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 ब्रीथ करते हैं, काम चल जाता है। अगला देखते हैं, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल फेरेंक्स, ट्रैकिया, लंग्स डायग्राम। अब देखो मैंने आपको बता दिया है डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम चाहोगे इस कमेंट सेक्शन के अंदर अगर तुम बोलते हो कि भैया यार डायग्राम के ऊपर एक वीडियो बना दो, सारे के सारे डायग्राम पूरी साइंस के अंदर जितने बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे एक लाइव ले लेंगे 1 घंटे का, सारे डायग्राम पढ़ लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, बस वो डायग्राम बनाना है, जैसे कि ये आपका डायग्राम है। अब ये डायग्राम अच्छा नहीं है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम जो है वो बना के आना, क्योंकि तुम्हें वही याद होगा, एनसीईआरटी से तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पता है फेरिंग्स कहां पे होता है, डायफ्राम नीचे होता है, लंग्स क्या होते हैं, ट्रैकिया क्या होता है, वो सब आपको पता है ना। और ये रहा उसका आंसर कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इन इक्वेटिंग ऑर्गेनिज्म आर मच फास्टर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में कम है, एयर में बहुत ज्यादा है, सिंपल। बोलो, ये प्रीवियस ईयर है, 2 बार पूछा गया है, बताओ इसमें मुश्किल क्या है, तुम कहते हो भैया बहुत मुश्किल, कहां है मुश्किल, बताओ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अ ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड। याद करो ये क्या रिएक्शन है, याद करो, आपको बताना एक्स क्या है ना, वो वाली एक्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा,
है ना? कुछ बच्चों को एक्स बोलता हूं उन्हें एक्स ही याद आ जाता है। बताओ, ब्लर हुआ है बेटा, ब्लर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, साफ दिख रहा हूं ना? ठीक है, हाँ बताएं कौन सी रिएक्शन है? अरे भाई डीकंपोजिशन होती थी, याद करो, ये रिएक्शन बहुत बार आपको बताई थी। क्या है? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट क्या होता है? टूट जाता है किसके अंदर? कॉपर ऑक्साइड। दूसरी क्या होती है? ऑक्सीजन। और ये क्या होती है? NO2। याद आ रही है रिएक्शन? दिखा भी देता हूं, ये रिएक्शन देखो, ये देखो, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो वो जो ब्राउन कलर गैस है वो क्या है? वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अगर तुम्हें याद है तो तुम बैलेंस तो कर ही लोगे, इतना तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया। अगर ये केमिकल इक्वेशन तुम्हें याद थी कि कॉपर अपना जो नाइट्रेट होता है वो कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनाता है, तो बैलेंसिंग तो कर लोगे। बैलेंसिंग तो कोई महारथी वाली चीज नहीं है, इतना तो तुम सीख गए, है ना? इतना तुम्हें आता है बैलेंस कैसे करते हैं, बेसिक बैलेंसिंग थी वो तो तुम कर लेते। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। राइट पीएच रेंज ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द गैस ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ, वो जो गैस है उस गैस का पीएच क्या होगा? पीएच क्या होगा? अब याद रखना, NO2 इज अ एसिडिक गैस। NO2 का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। इसका मतलब पीएच स्केल जो कि 1 से 14 के अंदर होता है, उसमें इसका पीएच कहां आएगा? 1 से लेकर 7 तक, मतलब 7 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक है। एसिडिक का पीएच क्या होता है? 7 से कम। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिलो 7, 7 से कम। ठीक है, आंसर लिख भी रखा होगा, कहां है? 1 मिनट, नहीं दे रखा क्या? कोई नहीं, बता देता हूं, कोई नहीं, मैं बता देता हूं कि क्या आएगा इसका। बिलो 7, 7 से कम, 7 से कम, लेस देन 7। अरे बोलो यार, यहां तक क्लियर? क्या अभी क्लियर है ना? 1 घंटा हो गया, हमें फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। कितने सवाल हमने लगा लिए? 20वें सवाल पे बढ़ चुके हैं, है ना? 27 तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे एक केस बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद आखिरी में 3 MCQ क्वेश्चंस भी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वैसे MCQ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट तुम्हारे लिए फिर भी लेकर आया हूं, टेंशन मत लो। आ जाओ। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलेरी मसल। जब भी सवाल आए, वो डायग्राम जो तुमने प्रैक्टिस करा है ना बार बार, उसको इमेजिन कर लेना। पहला क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? जो लाइट रे आती हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, वो लाइट रे सबसे पहले कॉर्निया में ही घुसती हैं। तो कॉर्निया का काम क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। पहली चीज कॉर्निया, रिफ्रैक्शन। अगला आइरिस। आइरिस क्या करता है? आइरिस ना प्यूपल का पापा है। क्या है? प्यूपिल जो होती है उसका पापा है आइरिस। क्यों? क्योंकि आइरिस जो है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। अगला देखते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। अरे लेंस तो आपको पता ही है ना? जो रेटिना पे इमेज बनती है वो किसकी मदद से बनती है? लेंस की मदद से। अगला है सिलेरी मसल्स। अभी जो सिलेरी मसल्स है ना, ये लेंस के पापा हैं। क्यों? क्योंकि ये सिलेरी मसल्स लेंस को कंट्रोल करती है कि अगर सिलेरी मसल्स खींचेगा तो लेंस ऐसे पतला हो जाएगा, अगर वो ऐसे नीचे आएगा तो लेंस ऐसे मोटा हो जाएगा। तो सिलेरी मसल्स क्या करती है? लेंस को कंट्रोल करती है, साइज ऑफ लेंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, तीनों का फंक्शन क्लियर? अरे हाँ है ना बोले यार, अरे हाँ है ना बोले यार, एकदम क्लियर। बताओ, है ना? ठीक है, ये क्लियर। इसको भी दिखा भी देता हूं, यहां पर सारे के सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलेरी मसल। ऐसे तीनों आपको समझा दिए। अगला सवाल, व्हाई डज सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल दिस फिनोमिना बी ऑब्जर्व्ड बाय अ एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। अच्छा, अब सवाल ये पूछ रहा है कि यार जो सूरज है वो जब हम मतलब एकदम सुबह सुबह 4 बजे देखें या फिर शाम को देखें तो हमारा जो स्काई है वो रेड कलर का क्यों हो जाता है, रेडिश क्यों हो जाता है ना? और एक और सवाल पूछ रहे हैं, अगर मैं एस्ट्रोनॉट हूं और तुम्हारे प्रशांत भैया बैठे हैं चांद पे, है ना? बच्चे इमेजिन करने लग गए होंगे प्रशांत भैया तो चांद पे चले जाएंगे, हमें पढ़ाएगा कौन? चांद से लाइव क्लास लूंगा, चांद पे बैठ के लाइव क्लास लूंगा, पर तुम्हें पढ़ाऊंगा जरूर। सुनो, अगर मैं चांद पे हूं तो क्या मुझे फिर भी जब सूरज ढलता है तो क्या मुझे फिर भी सूरज मतलब ऐसा रेड कलर का नेचर मतलब इन्वायरमेंट रेड कलर का दिखेगा या नहीं दिखेगा? ये सवाल है। तो पहली चीज, रेड कलर का होता क्यों है? आंसर क्या है? बोलो बोलो। लाइट स्कैटर कर जाती है। देखो आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, ये चिंटूलाल यहां पर खड़ा है। अब जब सूरज उग रहा है तो सूरज यहां पर है, अब सूरज की रेज आती हैं, सूरज की रेज आती हैं। अब सूरज की जो रेज हैं वो स्कैटर होती जाती हैं,
कलर्स उसके डिवाइड होते जाते हैं। एक आपने पढ़ा होगा विबग्योर, विबग्योर किस किस को याद है ना, है ना। अब जैसे जैसे लाइटें आएंगी ना तो धीरे धीरे कलर्स फैलते जाएंगे। यहां पर आपका जो ब्लू कलर है वो फैल जाएगा, उसके बाद आपका ग्रीन कलर फैल जाएगा, और चिंटू लाल के पास आते आते कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर भी फैल जाएगा, रेड कलर भी फैल जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया दिन में क्यों नहीं दिखता, फिर दिन में क्यों नहीं फैलता? क्योंकि दिन में सूरज होता है ऊपर, और इसको अब डिस्टेंस कवर करना है कम, अब डिस्टेंस कवर करना है कम। उससे क्या होता है, जो लाइट स्कैटर होती है ना, केवल ब्लू कलर ही स्कैटर हो पाते हैं, जो रेड कलर होते हैं, येलो कलर होते हैं, वो स्कैटर नहीं होते, केवल ब्लू कलर स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्काई, आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो ये है इसका रीजन। अब तुम पूछोगे अगर मैं एस्ट्रोनॉट हूं, प्रशांत भैया चांद से पढ़ा रहे हैं, तो क्या चांद में भी दिखेगा? तो नहीं, क्योंकि चांद के पास क्या कोई एटमॉस्फेयर है? जब चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं तो चांद में स्कैटरिंग कैसे होगी? तो कॉन्सेप्ट है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, और चांद के पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी, तो उसका आंसर होगा नो। बताओ, क्लियर? क्लियर, यहां पर सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। अरे बोलो यार हां या ना, क्या हम यहां तक समझ पा रहे हैं? क्या हमने मस्त तरीके से पढ़ाई कर ली है अभी तक? क्या हमने सब कुछ समझ लिया है अभी तक? अरे बोलो यार, आगे बढ़े, चलो। व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में काम आते हैं। अगला सवाल, स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। थायरोक्सिन कहां होता था? याद करो, याद करो, धुंधली धुंधली यादों में याद करो। थायरोक्सिन होता था यहां पर, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन क्या करता था? मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन। इंसुलिन कहां होता था? पैनक्रियास, क्या काम करता था? शुगर लेवल, क्या करता था? शुगर लेवल। तो मतलब थायरोक्सिन का काम मेटाबॉलिज्म, इसका काम शुगर लेवल। अब अगला सवाल देखते हैं, नेम दी हार्मोन सेक्रेटेड बाय फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं? पहला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये लिखा आंसर। लो, बोर्ड वाले भी बेवकूफ हो गए हैं, क्वेश्चन लिखते हैं आंसर ऊपर ही दे रखा है, ये लो थायरोक्सिन। दूसरा पैनक्रियास, ये लो, यहां भी आंसर दे रखा है। देखो, तुम कहते हो बोर्ड का पेपर मुश्किल आता है, ये लो, ऐसे बनाते हैं। अब एक बच गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता था? भेजे में, दिमाग में, है ना। मानता हूं तुम्हारे दोस्त के पास दिमाग कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट होता दिमाग में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता था? ग्रोथ हार्मोन्स को सेक्रेट करता था, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, क्लियर, एकदम बढ़िया, बोलो क्लियर। चलिए, ये बड़ा सिंपल सा सवाल आ रखा है ना। बताओ, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। लिस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये क्या चीज है भैया, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस? ये तो भैया हमें कहीं पढ़ा तो था, बट भैया उस समय पर क्या था ना कि वो नेहा सुनैना का मैसेज आ गया था, और फिर क्या हुआ था ना, हमने आपकी वो वीडियो आधी में स्किप कर दी थी, तो हम वो क्लोर एल्कलाई पढ़ नहीं पाए थे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देता हूं। देखो, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में क्या होता था, एक बीकर लेते थे, उसमें NaCl का सोल्यूशन लेते थे, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, ब्राइन। हम क्या करते थे, वही हमारी कि भाई हम डालेंगे क्या, एक कैथोड डालते हैं, एक एनोड डालते हैं, फिर हम क्या करते थे, बिजली पास करते थे। उस बिजली से क्या बनता था? तीन चीजें बनती थी। पहली चीज बनती थी आपकी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बनती थी आपकी क्लोरीन गैस, और एक बनती थी आपकी क्या, बोलो, एक चीज और बनती थी बेटा, किस किस को याद है? बताओ, क्या बनता था? क्या बनता था? हाइड्रोजन। क्या बनता था? हाइड्रोजन। ठीक है, ये तीन मेजर चीज आपकी बनती थी, और यही आपसे पूछ रहा है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। क्या चीजें बनती थी? ये तीन चीजें बनती थी, और इन तीन चीजों के एक एक यूज भी बता दो। तो आ जाओ भाई, पहली चीज क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, तीनों के यूजेस भी लिख रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां काम आता था? सोप, साबुन बनाने में बड़ा काम आता था, याद आ रहा है? रिएक्शन, सोप रिएक्शंस। ठीक है, उसके अलावा क्लोरीन कहां काम आता है? क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसके अंदर। और हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस तो फ्यूल है ना। ऐसा बोलते हैं कि आगे जाकर जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हमारी गाड़ियां जो है वो हाइड्रोजन पे चलेंगी। बाकी रिसर्च इस चीज पे चल रही है, शायद हाइड्रोजन पे भी, मतलब हर जगह से हाइड्रोजन पे ही गाड़ियां चलें और फिर हमें पेट्रोल की जरूरत भी ना पड़े, हो सकता है बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 भैया सुनो, सुनाओ।
क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो फटाफट। क्या लग रहा है? सर्किट देखना है और आपको बताना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो कोई भी बता देगा, अब तो ये बच्चों वाला सवाल हो गया, देखते हैं। और ये 3 बार पूछा गया है सवाल, देखो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो बेटा जल्दी। ये क्या है? 4 ओम। ये क्या है? 6 ओम। ये 6 ही दे रखा है ना, कितना दे रखा है मुझे तो दिख भी नहीं रहा। हाँ 6 ओम है। तो इन दोनों को तो सीरीज में ऐड कर दो, तो ये तो हो गया 10 ओम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर ओवरऑल आ गया 10 ओम और ये भी है 10 ओम। अब ये पूरा सर्किट आ गया पैरेलल में, 10 और 10। अब पैरेलल में ऐड करो, जब 10 और 10 को पैरेलल में ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5। जब इनको पैरेलल में ऐड करोगे तो अब इस पूरे को जब आपने सॉल्व करा इस एरिया को, तो यहां पर आ गया एक रेजिस्टर जो कि है 5 ओम का। ठीक है, अब यहां पर 5, यहां पर 5 और यहां पर 10। 5 5 10 कितना आ गया ओवरऑल? ओवरऑल कितना आ गया? बोलो फटाफट। 5 5 10 कितना होता है? 20। तो आर नेट तो आ गया 20 ओम। बीसी आ रहा है सबका? बीसी आ रहा है? बीसी आ रहा है? चले, बहुत बढ़िया। अब सुनो, 20 आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब अगला अगला क्या पॉइंट है, अब सुनना मेरी बात। 20 आ गया आपका। अब इसमें क्या करना है आपको? अरे बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, ध्यान से सुन लो। अब करंट बताना है। अगला पार्ट है कि भैया लो करंट बता दो। करंट कैसे बताओगे? आर नेट आ गया है। अरे आर नेट आ गया है, वोल्टेज पता है। वोल्टेज कहां है? वोल्टेज ये लिखा 20, ये लिखा 20। ये देखो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। वोल्टेज कितना आ गया? कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व। कितना आ गया? 20/20। अरे भाई करंट क्या होता है? V/R। वोल्टेज है 20, रेजिस्टेंस है 20, कितना आ गया करंट? 1। तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। अगला देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस इसको पकड़ लो, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? आपको पता है? ध्यान से सुनना, नहीं पता तो बता दो, ध्यान सुनो। करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम इन सीरीज। तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाएगा, है ना? तो करंट यहां पर कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 5। वोल्टेज कितना होगा? IR। आई कितना है? 1। रेजिस्टेंस कितना है? 5। V इक्वल्स टू IR लगा बेटा, V इक्वल्स टू IR। तो अपनी V की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। अरे हाँ या ना? इतना सिंपल, इतना साधारण, इतना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, उसमें भी डर रहे हो, उसमें भी घबरा रहे हो। इतना मत घबराओ, है मेरी जान, इतना मत घबराओ, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशांत भैया खड़े हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल सवाल। चलिए, ये रेस के आंसर सारे के सारे आपने कर ही लिया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 1.5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। अब मुझसे मत पूछा करो भैया 1.5 करोड़ रुपए कब आएंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे पास 1.5 करोड़ रुपए। चलो, है ना, जिस दिन मेरे पास आएंगे उस दिन भेज दूंगा। आ जाओ। ये बहुत प्यारा सवाल है, बार बार पूछा जाता है, कम से कम नहीं तो 4 बार इसी टॉपिक पे सवाल रिपीट हुए हैं। 4 बार इस टॉपिक पे रिपीट होते हैं। ये सवाल आता है, आपको पता है किस चैप्टर का ये सवाल है? हेरिडिटी का। इस पे सवाल हमेशा पूछा जाता है। चलिए, इसलिए बोल रहा हूं 1.5 करोड़ का है। इन अ क्रॉस बिटवीन वॉयलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। बेटा यहां पर करेक्शन कर लेना, ये है F1 जनरेशन, यहां भी है F1 जनरेशन, ये है अपना F2 जनरेशन, और क्या बोल रहा है? और ये भी है अपना F2 जनरेशन। चलो अब बताओ, पहला सवाल देखते हैं। पहले हमसे बोल रहा है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के प्लांट कैसे होंगे? याद करो कैसे होंगे। अब हमें इस सवाल के अंदर ये नहीं बताया कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। क्या बताया है? कहीं लिखा है क्या? जब नहीं लिखा तो अपना भेजा मत लगाओ, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमने पढ़ा था पी प्लांट के अंदर ना भैया वो वॉयलेट वाला जो फ्लावर होता है ना वो डोमिनेंट होता है। मैंने कहा एग्जाम में लिखा है? कहीं यहां पर दिया है पी प्लांट है? क्यों दिमाग लगाना? जब तक ना दिया जाए कोई जरूरत नहीं। अब देखो, हम इमेजिन करते हैं वॉयलेट है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ऐसे वी से, है ना, और व्हाइट को हम लिख लेते हैं स्मॉल वी से, स्मॉल वी। अच्छा डब्ल्यू बनाते हैं ना, छोड़ो, है ना, इसको हम वॉयलेट को हम लिखते हैं बड़े वाले डब्ल्यू से, है ना, डब्ल्यू, और वॉयलेट को हम लिखते हैं स्मॉल वाले डब्ल्यू से, है ना, डब्ल्यू। ठीक है, अब सुनो, अब पहली F1 जनरेशन में क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो आपका
प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका प्लांट बनेगा, वो होगा बड़ा वाला W और स्मॉल वाला W। यही होगा। किसके कैरेक्टर्स दिखाएगा? जो डोमिनेंट होगा। तो इसका जो पहले का जो आंसर होगा ना, पहले पार्ट का, कि क्या कैरेक्टर शो होंगे F1 जनरेशन में, तो इसका सिंपल सा आंसर है डोमिनेंट कैरेक्टर्स विल बी शोन। केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर, जो भी डोमिनेंट होगा वो शोन होगा, है ना। अपना भेजा मत लगाओ कि व्हाइट या वॉयलेट जो होता है पी प्लांट में डोमिनेंट होता है इसलिए वॉयलेट ही शो होगा। नहीं, अपना दिमाग मत लगाओ, यहां गिवन है, नहीं गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक ना दिया जाए नहीं लगा, ठीक है। इसका मतलब हमें इसका सिंपल सा आंसर लिखना पहले पॉइंट का, जो डोमिनेंट उसका कैरेक्टर शो होगा F1 जनरेशन में। आगे देखते हैं, इफ प्लांट of F1 progeny are self-pollinated, then what would be observed in the plant of F2 generation? F2 जनरेशन के साथ क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, अब मैंने मान लिया W, W और स्मॉल वाला W, इसकी क्रॉस ब्रीड करा दी, सॉरी सेल्फ ब्रीड करा दी, ऐसे, है ना। 4 बनते थे, रेशियो याद है सबको, 3:1। किस किस को याद है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो 4 बनते थे, कौन कौन से 4 बनते थे बताओ? एक होगा आपका WW, एक होगा आपका बड़ा वाला W, स्मॉल वाला W, एक होगा आपका बड़ा वाला W, स्मॉल वाला W, और एक होगा आपका स्मॉल वाले W, स्मॉल वाले W। ठीक है, ये 4 बनते थे, है ना। जिसमें कि तीन जो होते थे वो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते थे, केवल एक अकेला होता था जो कि रिसेसिव को शो करता है। तो इसका क्या आंसर लिखना है? अगर कोई पूछे ना कि F2 जनरेशन में क्या होगा, तो सिंपल सी कहानी लिख देना कि भाई 4 प्लांट, मतलब रेशियो बनेगा 3:1 का, जिसमें 3 जो होगा आपका एक रेशियो बनेगा 3:1 का, जिसमें 3 तो होगा डोमिनेंट कैरेक्टर और 1 होगा रिसेसिव कैरेक्टर। बस ये समझा के आना है, क्लियर। अगला पार्ट देखते हैं। इफ 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, यहां पर F2 लिख लेना, प्रोजेनी, देन हाउ मेनी प्लांट विल बी क्या शो द रिसेसिव ट्रेट। अच्छा, अब इमेजिन करो F2 जनरेशन के अंदर ओवरऑल प्लांट तो है 100, अब इनमें से रिसेसिव कितने होंगे? बोलो रिसेसिव कितने होंगे, बोलो जल्दी, रिसेसिव कितने होंगे? बोलो फटाफट, कितने होंगे? अरे अभी बताया 3:1, जिसमें 1 क्या होता है? रिसेसिव। ये 3 क्या होते हैं? 3 होते हैं आपके डोमिनेंट। तो मतलब अगर 100 प्लांट हैं तो केवल 25 प्लांट ही तो होंगे जो कि रिसेसिव ट्रेट शो करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 25। ये एक कौन लिख रहा है भाई? कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? क्या हो गया भाई? एक? अरे अबे एक किसका आंसर लिख रहे हो तुम? मैं सोच रहा एक, अच्छा हाँ सही है, 25। चलो बढ़िया, आ जाओ, क्लियर है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया था और ये ऐसे ही सवाल पूछे भी जाते हैं। प्लीज बी रेडी टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, डायग्राम के ऊपर लेक्चर, ठीक है बेटा। इसमें वीडियो में कमेंट्स होंगे तो मैं ले लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। आ जाओ। व्हेन इथेनॉल, अब ये वाला भी सवाल इस साल पूछने की चांसेस 99% तक हैं, ठीक है। सवाल देखना, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 बना लेना, अ सब्सटेंस विद फ्रूट स्मेल इज प्रोड्यूस्ड। जब भी आ जाए स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल, तो भैया समझ जाना एस्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एस्टर की बात हो रही है, समझ जाना। और ये रिएक्शन आपको पता भी होगी कि इथेनॉल आता है, इथेनोइक एसिड आता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब। स्टेट द क्लास ऑफ कंपाउंड विच द फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बिलोंग। क्लास क्या है? एस्टर्स है, तो इसका आंसर तो होगा एस्टर। आगे देखते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये रही, ये देखो, ये देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। जब पढ़ा रहा था तब भी बोला था इसको पढ़ लेना, हाथ जोड़ के भी बोला था पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इथेनोइक एसिड कंबाइन होता है इथेनॉल के साथ और ये इथाइल एसीटेट ये बनाता है। और बच्चे क्या करते हैं ना, क्योंकि ये रिएक्शन टफ है, क्योंकि इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत याद करने का है, तो क्या करते हैं? होशियारी लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यार ये सवाल आएगा 3 नंबर का, अगर 3 नंबर छूट भी गए एग्जाम के अंदर तो 80 में से 77 नंबर तो मेरे पास हैं, तो इस 3 नंबर को छोड़ देता हूं, 77 नंबर पे फोकस करता हूं। अरे मूर्खो, ये सवाल जब पता है आपको पूछा जाता है बार बार, तो इस रिएक्शन को याद कर लो, इतना दिमाग क्यों लगाना है? इथेनोइक एसिड इथेनॉल क्या बनाता है? इथाइल एसीटेट। ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल क्या है? स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। मैंने आपको बोला था
कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक ही काम। जिंदगी में उसने बोला भैया मैं एक ही काम करता हूं। मैंने पूछा क्या काम करते हो? मैं ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट हूं, मैं पानी खींच लेता हूं, जहां भी आता है ना वहां से पानी खींच लेता हूं। मैं बोलता हूं कि भैया लो पानी खींच लिया, पानी खींच लिया, पानी खींच लिया। तो इसका काम क्या है बेटा? पानी खींचना है ना। तो आपको पता है क्या होता है? H2SO4 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक तरीके का डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि पानी खींच लेता है। क्लियर? बताओ, है ना? क्लियर? बताएं, बताएं, सब बढ़िया? चलें आगे बढ़े। ये क्या लिख रहे हो तुम? बिग बॉस देख रहे हो क्या? मुनावर मुनावर क्या लिख रहे हो? बिग बॉस देखने लग गए हो क्या तुम? ये दिन आ गए हैं क्या तुम्हारे? तुम्हें बिग बॉस देखने पड़ रहे हैं? तुम्हें बिग बॉस देखने पड़ रहे हैं? ये दिन आ गए क्या तुम्हारे? ऐसा मत करा करो यार, ये सब देखना छोड़ो। चलिए अगला सवाल। ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस produced around current carrying straight conductor passing perpendicular through a horizontal cardboard। बताओ भाई इसका आंसर। हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, ठीक है? हॉरिजॉन्टल। शोभित भैया कह रहे हैं कब लाइव खत्म होगा? देखो भाई, इसके बाद सवाल बच रहे हैं आपके, कितने बच रहे हैं? सवाल बच रहे हैं 6 और, है ना? इसके बाद 6 और बच रहे हैं, तो मान लो 15 मिनट और, 15-20 मिनट और, ठीक है? चलिए देख लो भाई फटाफट क्या बोल रहा है कि भाई पैटर्न बताओ। अब इमेजिन करना, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से मैंने करंट कैरिंग वायर को ऐसे डाल दिया, ठीक है? मैंने ऐसे डाल दिया, भाई करंट कैरिंग वायर जा रहा है कार्डबोर्ड के। अब मुझे बताना है कार्डबोर्ड पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक का, ये एक्सपेरिमेंट है। आपको पता है वायर के राउंड 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 राउंड, याद है कैसे दिखती है? कैसे दिखती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस? ऐसी राउंड 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 राउंड। कार्डबोर्ड के ऊपर अगर बनाने को बोली जाए तो ऐसे राउंड बनाना, ठीक है? ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, आपको पता है ना? बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब दूसरी चीज देखना, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ये मिस मत करना, ये मिस कर दिया नंबर कट जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैं मान लो मैं यहां पर हूं तो एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं यहां से दूर जाता जाऊं, अगर मैं जिंदगी में दूर जाता जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी? बताओ, ज्यादा होगी कम होगी? बोलो, ज्यादा होगी कम होगी? फटाफट बोलो, कैसी होगी? अरे बोलो फटाफट, कैसी होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी बोलें, कैसी होगी? कम होगी। बहुत बढ़िया, कम होगी। अगर मैं दूर जाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड से तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है, जो स्ट्रेंथ मुझे फील हो रही है, वो भैया कम होती जाएगी। तो इसका उत्तर है कि भैया जो पॉइंट अगर हम दूर मूव करेंगे तो कम होती जाएगी, ठीक है? ये बड़े ही सिंपल आपके क्वेश्चन थे, है ना? ये बड़ा ही सिंपल सा आपका सवाल था। ये आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे हम निकालते हैं, ये पूरा डायग्राम आपको बना के आना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बेटा कुछ देर और लगे रहो, 10-15 मिनट और, पूरे के पूरे 33 सवाल हम खत्म करने वाले हैं। और मैं आपको बहुत गारंटी से बोल रहा हूं, है ना, कि ये ऐसे सवाल हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। बार बार बोल रहा हूं, ये सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पेपर के अंदर ये सवाल दिखने वाला है, ठीक है? बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा। आ जाओ, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। बताएं भाई, आर्टरीज और वेन्स के ऊपर बहुत सिंपल सवाल बार बार पूछा जाता है। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज कहां से खून लाती हैं? बोलो, याद करो। आर्टरीज जो होती हैं, एक कीवर्ड याद कर लो। आर्टरीज में आता है ए, तो ए से याद कर लो अवे। याद रखना, आर्टरीज विल ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, दिल से दूर, है ना? और जिन्हें आशिक लोगों को लगता है कि दिल तो प्यार करने के लिए होता है, दिल प्यार करने के लिए नहीं होता, दिल पंप करने के लिए होता है ना? तुम बोलते रहते हो ना कि नेहा सुनैना तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल नहीं टूटेगा बेटा, दिल बेचारा पंप कर रहा है, उसको पंप करने दो, उसको मत तोड़ो, ठीक है? तो क्या है? अवे, मूव अवे, दूर 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 दूर। और वेन्स क्या करती हैं? वेन्स जो होती हैं टुवर्ड्स लेकर आती हैं, खून को हार्ट के टुवर्ड्स लेकर आती हैं। डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। ये 5-6 पॉइंट हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यही कि आर्टरीज अवे, वेन्स टुवर्ड्स। दूसरी चीज, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर नोट करना, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन है यहां पर। कौन सी आर्टरी होती है? इकलौती ऐसी आर्टरी है
जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करती है। और वो कौन सी है? वो कौन सी है? किस किस को याद है? किस किस को याद है? बोलो, अरे बोलो यार, क्या? पल्मोनरी। बहुत बढ़िया, बच्चों को याद है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ एक एक्सेप्शन, पल्मोनरी। ठीक है। सिमिलरली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड, एक एक्सेप्शन, पल्मोनरी। याद रखेंगे। यहां पर आंसर पूरा नहीं हुआ है, यहां पर लिखकर आना कि पल्मोनरी भी एक एक्सेप्शन होता है। पूरा आंसर लिखोगे पूरे नंबर मिलते हैं। आगे देखते हैं। आर्टरीज आर मोर मस्कुलर, आर्टरीज थिक होती हैं, आर्टरीज थिक होती हैं। ठीक है। जबकि जो आपकी जो वेन्स होती है ना, वो क्या होती है? वो पतली होती है। क्यों? क्योंकि वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है? वेन्स कंटेन लो ब्लड प्रेशर, जबकि आर्टरीज जो होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर को कर रही होती है। ठीक है, क्लियर? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया भैया, आई एम इन क्लास 11 स्टिल वॉचिंग योर वीडियो। क्यों देख रहे हो भाई? जिंदगी में कुछ बेहतरीन करो, बड़ा करो। क्या कर रहे हो भाई? है है ना? मैं बोल तो रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें। अच्छा, ये पूरे डिफरेंस समझ आ गए ना? 5 डिफरेंस याद कर लेना। अच्छा, मैं तुम्हें बताता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे तो पता क्या करते हैं? बच्चे आते हैं कि आज तो भैया कुछ तो नया करेंगे क्लास में, आज तो भैया किसी की तो बेइज्जती करेंगे। फिर क्या करते हैं ना बच्चे, मैं बताता हूं, और होगा ये। बच्चे क्या करते हैं? अभी मैं लाइव के बाद इंस्टाग्राम खोलूंगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे मेंशन होंगे, मैं उनकी स्टोरी देखूंगा, उस पर ऐसी कुछ क्लिप निकाल रखी होगी और जिसमें कि मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ फनी सी लाइन, और उसकी स्टोरी निकाल देंगे, उसके पोस्ट डाल देंगे, रील डाल देंगे, और वो रील हो जाती है इनकी वायरल, है ना? मतलब मेरे कुछ हो गए वर्ड, उसमें रील निकाल के वायरल कर देते हैं कंटेंट को। मैं इतनी बार देखा कि भाई क्या तो कुछ भी निकाल देते हैं बच्चे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे 27 क्वेश्चंस। 27 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब फटाफट से सुनो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस का जो सवाल होता है वो मैं आपको कराने वाला हूं। केस बेस की एक सवाल लेकर आया हूं, उसको 3 पार्ट्स में तोड़ा है, मतलब 28, 29 और 30। ये हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। इसको थोड़ा सा फोकस से सुन लेना, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन की ज्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं करवाते, बट आपके पेपर में 4 नंबर का सवाल आता है केस बेस्ड का। देखो, केस बेस्ड के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होती है ऐसी, जैसे कि लाइन पढ़ो, अ टीचर while conducting practicals in laboratory divided students into 3 groups and gave them various solutions to find out the pH and classify them into acid, base and neutral solution। ठीक है। अब बोल रहा है ग्रुप ए लेमन जूस, विनेगर, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स। ग्रुप बी में कुछ दिया है, ग्रुप सी में कुछ दिया है। एक टीचर था, अब उस टीचर ने क्या करा कि भाई स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन्हें अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए, है ना? ये 3 ग्रुप ए में दिया, ग्रुप बी में दिया, ग्रुप सी में दिया है। अब पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है, फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड विच ग्रुप इज आर लाइकली टू हैव पीएच लेस देन 7। पहला सवाल आपका ये है, कौन से ग्रुप का पीएच लेस देन 7 होगा? बताओ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। पीएच लेस देन 7 का क्या मतलब? एसिडिक। अब ये बताओ, ग्रुप ए, ग्रुप सी में से कौन से ग्रुप एसिडिक हैं? कौन सो के पास एसिडिक है? बताओ। पहले देखते हैं लेमन जूस, विनेगर। भाई ऑब्वियस सी बात है, लेमन के अंदर क्या होता है? एसिड होता है, पढ़ा रखा है बहुत बार। दूसरा देखते हैं टोमेटो जूस, कॉफी, जिंजर जूस। हाँ, टोमेटो क्या होता है? टोमेटो के अंदर भी एसिड होती है, टार्ट्रिक एसिड। याद आ गया? हाँ, तो ये भी एसिड है। अगला देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, लाइम वाटर। ये नहीं होता, ये बेसिक, ये बेसिक। तो आंसर क्या? आंसर क्या? पहले का आंसर है ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी। अगला देखते हैं ग्रेटर देन 7। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, एक ही बचा है यार, सी। तो इसका लिख लेना आंसर सी। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल। अब इसी का ही दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या है? लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, है ना? देखो, मैं इसको अलग अलग सवाल में तोड़ के लेकर आया हूं, बट आपके पेपर में कैसा आएगा? 4 नंबर का सवाल आएगा। ऐसे आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें से फिर आपको ऐसे 4-5 पार्ट्स पूछ लिए जाएंगे। यही होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों को लगता है केस बेस्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, केस बेस्ड क्वेश्चन आर दी मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। अगर तुम कहीं पर बिल्कुल फुल मार्क्स ला सकते हो, वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? ऐसे सवाल आते हैं। अब देखो पार्ट बी क्या है? लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच। पीएच बताना है। क्या वेज होते हैं? पहला होता है आपका पीएच पेपर, पीएच पेपर होता है, और दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे फिनोप्थिलीन, टर्मरिक। याद है? अरे याद है नहीं है भूल गए? अरे याद है नहीं है भूल गए, है ना?
हाँ बहुत बढ़िया। दो वेज क्या है? दो वेज हैं, एक तो पीएच पेपर और एक है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है? इसके थर्ड पार्ट के भी दो पार्ट है। पहला, एक्सप्लेन व्हाई द सोर्स सब्सटेंस सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग टार्निश्ड कॉपर वेसल। क्या होता है ना, कॉपर जो होता है ना उसको हम क्लीन करते हैं एसिड से। अब सवाल यह है हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जो मेरा कॉपर है ना वो बेचारा क्या करता है ना, कॉपर ना बाहर रिएक्ट करता है, कॉपर का कोरोजन होता है, तो कॉपर क्या बना लेता है? कॉपर एक लेयर बना लेता है। किसकी? कॉपर कार्बोनेट, COCO3। COCO3 दिखा भी देता हूं। कॉपर क्या करता है? कॉपर अपनी एक लेयर बना लेता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है? किसकी? कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की। अब कॉपर कार्बोनेट कैसा होता है? बेसिक होता है। ध्यान से सुनना, कॉपर कार्बोनेट है मेरा बेसिक। बेसिक को क्या चाहिए? बेसिक को चाहिए एसिड। अब हम क्या करते हैं? एसिड लाते हैं, बेसिक भी खुश। अब दोनों क्या करते हैं? मिल जाते हैं। मिलकर क्या होता है? जब एसिड और बेस मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और आपका जो कॉपर वेसल है वो साफ हो जाता है, एकदम चकाचक चकाचौंध आ जाती है उसके अंदर, क्लीन हो जाता है। तो ये था आपका सवाल, ये था इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। पीएच हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, बताओ क्यों? पीएच इंपॉर्टेंट क्यों है? पीएच के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पीएच ना हर एक जगह पर है। आपका फूड के अंदर पीएच है कि आपका फूड एसिडिक है, बेसिक है। आपका जो टूथ है, आपके जो दांत हैं उसके अंदर भी पीएच है ना? क्यों? हम ब्रश क्यों करते हैं? हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर बेस क्यों होता है? क्योंकि जो जर्म्स होते हैं ना वो हमारे माउथ को एसिडेट, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में ला देते हैं। उससे क्या होता है? हमारे जो दांत है वो डिकम्पोज होने लगते हैं। बट हम क्या करते हैं? सुबह लाते हैं ब्रश, टूथपेस्ट लगाते हैं, टूथपेस्ट है बेसिक इन नेचर, ब्रश कर लेते हैं, एसिड बेस मिले, न्यूट्रलाइजेशन हुआ, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी यहां पर दे रखा है, इसका आंसर भी यहां पर दे रखा है, देख लेना, ये दे रखा है। चेंज इन पीएच कैन री कॉज टूथ डीके। मतलब जो पीएच है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। पीएच तो हमारी जिंदगी के अंदर है, पीएच हर एक जगह पर है। तो उसका जो आंसर है वो सारे के सारे दे रखे हैं। सर्वाइवल ऑफ इक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन पीएच वाटर बिकम्स लो। अगर पानी का पीएच कम हो गया ना तो भाई जो आपकी जो मछलियां हैं वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना? फिर तुम वो गाना नहीं गा पाओगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? तुम्हारे स्कूल में भी पढ़ाते थे क्या ये? हमारे भी पढ़ाते। हाँ, एक बच्चे ने एक और लिखा है एंट एसिड, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। इसका एक और एग्जांपल है एंट एसिड। एंट एसिड क्या होता है? आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या लेते हो? इनो लेते हो, है ना? वो क्या है? वो एक तरीके का एंट एसिड है जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये थे आपके कुछ सवाल। अब हम बढ़ रहे हैं 31, 32, 33। 3 सवाल बचे हैं, ये मैं करा रहा हूं। आगे के जो 2 एमसीक्यू हैं, वैसे एमसीक्यू हमने बहुत प्रैक्टिस करी, बट प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू हैं 3, वो मैं आपके लिए लेकर आया, ठीक है? जो 2-2, 3-3 बार सेम सवाल पूछे गए हैं, तो ये मैं करा रहा हूं। अगले 2 आपको होमवर्क मिलेंगे, अभी कहीं नहीं जाना है, 5 मिनट ध्यान से सुन लो। पहला सवाल देखो, MnNO2 XHCl से मिलता है और MnCl2 और ये बनाता है। अब हमसे बोल रहा है इस इक्वेशन को बैलेंस करो और बैलेंस करके x, y और z की वैल्यू बताओ। बेसिक बैलेंसिंग बेटा, कुछ नया, कुछ यूनिक, बहुत सिंपल। बैलेंस करो फटाफट। कैसे करोगे बैलेंस? ये देखो, हम ना दिमाग लगाएंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। एमसीक्यू में तो तुक्का, अरे तुमने तुक्का स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी नहीं देखी अभी तक? तुमने तुक्का स्ट्रेटेजी वाली देख ली? तुमने तुक्का स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख लिया नहीं देख लिया? बताओ पहले। देख ली? देख ली? बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चों के आंसर आ गए। हाँ ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ नहीं करना। देखो, आपको पता है Mn यहां पर 1 है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर Mn का कोफिशिएंट 1 है, तो ऑक्सीजन भी यहां पर कितने? रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 हैं, तो इधर भी 2 होने चाहिए, इधर भी 2 होने चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 2। y की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब अगर y मेरा 2 आ गया तो यहां पर मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 इंटू 2 कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए मेरे 4। अब अगर यहां पर हाइड्रोजन 4 है तो यहां भी 4 होने चाहिए, है ना? तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 4। x की वैल्यू आएगी 4। तो ये आएगा 2, ये आएगा 4। ऑप्शन मैच कर लो, 2 और 4। अच्छा 1 मिनट, क्या आ रहा है? कुछ गलत लिख दिया क्या? x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? अच्छा, y की वैल्यू 2 है, उल्टा लिख दिया। इसकी वैल्यू आ रही है 4, इसकी वैल्यू आ रही है 2। 4 2 4 2 किस में दे रखा है? सी में दे रखा है। ये आंसर बढ़िया, सी ऑप्शन। बेटा डी कहां से आ रहा है तुम्हारा? 4 2 आएगा। x की वैल्यू निकाल तो दी पहले, सबसे पहले x की वैल्यू तो निकाली 4। ऐसा मत करो। चलिए अब अपने होमवर्क क्वेश्चन नोट करो फटाफट।
ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सबने? ले लिया क्या सबने? अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका क्या है ना, आपको कमेंट करना है। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट डन। चलिए अब सुनो, इसको क्या करना है ना, तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है कमेंट करना है, वही हमारे पिछले सेशन की तरह कि आपको क्या करना है, कमेंट करो। जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा, मतलब इन दोनों सवालों का, उनको मैं पिन कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप सबको कमेंट करना है, किसी का भी कमेंट पिन हो सकता है। पिछली बार भी वीडियो में मैंने कमेंट पिन कर दिया था जिसका आंसर सही था। ठीक है, तो ये थी आज का लेक्चर। और मुझे पता है बच्चे लिख रहे हैं भैया एग्जाम टफ आएगा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, पिछले साल के भी हैं इसमें, पिछले से पिछले साल के भी हैं, पिछले 10 साल के हैं। मतलब अब तुमने खुद ने देखा, कुछ टफ था, कुछ मुश्किल था, कुछ बहुत ज्यादा टफ था, नहीं ना। देखो बस मैं एक चीज तुमसे बोलता हूं, बहुत सारे मैंने चैट्स भी अभी मैं देख नहीं पाया सारी चैट्स, बस जितनी मुझे दिख रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया मेहनत कर रहे हैं बट नंबर नहीं आ रहे हैं, वे डर लग रहा है। मैं तुम्हें बस एक लाइन बताता हूँ, बहुत अच्छी कहावत है कि जिंदगी में एक फेज ऐसा आता है जब आपको मेहनत करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। वो फेज हर किसी की जिंदगी में आता है, या तो आज आएगा, या तो कल आएगा, या तो परसों आएगा, एक दिन तो आएगा जब रगड़ना पड़ेगा। उस समय पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उस समय पर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा उस समय पर अच्छा, बट फिर भी आपको लगे रहना पड़ेगा। और वो इंसान जो कि इस फेज से निकल गया ना एक बार, वो फिर जिंदगी में बहुत अच्छा कर लेता है। तो शायद तुम्हारा वो एक फेज चल रहा है कि यार तुम मेहनत कर रहे हो बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, इस फेज से डिमोटिवेट नहीं हो रहा है। ये फेज तुम्हें सिखा कर जाएगा, ये जो तुम आज मेहनत कर रहे हो ये कल काम आएगी। तो इस मेहनत से भागो मत, डरो मत, है ना। ऐसे मत करो कि यार ये हो गया, नंबर कम आ गए, मेरे दोस्त के तो यार 95 है, यार मेरे दोस्त के तो इतने आ गए, उसके इतने आ गए। मत करो यार, तुम अपना बेस्ट लगाओ। कल को जब तुम्हारा रिजल्ट आए और मैं तुमसे फोन मिला के पूछूं कि यार हाँ यार रोहित कितने नंबर आए, हाँ यार नेहा कितने नंबर आए, हाँ यार क्या अंशिका कितने नंबर आए, तुम बोलो भैया इतने नंबर आ गए। अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी बात है, अच्छे नंबर नहीं भी आते तो भी तुम प्राउडली मुझसे बोलो कि भैया 70 आए, 80 आए हैं, बट मेहनत लगाई थी, कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक रह गई जिस वजह से नंबर नहीं आ पाए। मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाला हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे नंबर कितने आते हैं, वो तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं नंबर लाओ, नंबर लाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि हर एक बच्चा मेहनत करना सीख ले, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम रगड़ना सीख लो, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपना बेस्ट लगाना सीख लो। मेरे लिए वो बहुत है, मेरे लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं यही चाहता हूं तुम सभी से कि तुम अपना बेस्ट लगाते रहो। नंबर तो देखी जाएगी यार, कम नंबर आएंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। 11वीं में कर लेंगे, 12वीं में कर लेंगे, जेई में कर लेंगे, नीट में कर लेंगे, बड़े एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, अपना बेस्ट लगाना है। इस लेवल ऑफ क्वेश्चन से तुम्हें समझ आ गया होगा, ज्यादा बड़ा कोई लेवल नहीं है BYQ का, इतने आसान सवाल आते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एंड एक लाइन याद रखनी है, व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर व्हाई टू फियर, डरने की कोई बात नहीं है। इसी के साथ एंड करते हैं। एंड मजा आया पढ़ाकर आपको 1.5 घंटा। लव यू ऑल एंड टेक केयर, एंड मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगली कभी और डायग्राम वाली, शायद मैं स्ट्रैटेजी वो डायग्राम वाले सारे 1 घंटे का एक सेशन ले लूं, सारे डायग्राम पढ़ा दूं। चलिए टेक केयर, अब आप जा सकते हैं, इजाजत चाहूंगा आप सभी से, शुक्रिया, टेक केयर, बाय। चलिए बाय बाय बाय।